हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसएससी ने 2024 एग्जाम्स का कैलेंडर रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी को जानेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, ठीक है, उन्हें एसएससी एग्जाम्स के बारे में हो सकता है ज़्यादा ना पता हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या जॉब्स होती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उनका टीयर 1 एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कंपेयर करके मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम, जो गलतियां एस्पिरेंट्स कर देते हैं उन्हें कैसे अवॉइड करना। और जैसे कि एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन में अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम सही डिसीजंस लें और एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने वाले हमारे पास 20 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, जिसमें एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स 12 से 13 लाख होते हैं और वैकेंसी हमारे पास सिर्फ 8 to 10,000 रहती है जनरली, राइट। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इन 10 महीने में, आप सोचते हो कि भी 3 महीने बाद स्टार्ट कर दूंगा, 4 महीने बाद स्टार्ट कर दूंगा, तो इतने ज्यादा लोग जो एग्जाम देने वाले हैं वो क्या सभी के सभी ऐसा सोचेंगे? क्या 40 से 50 हजार लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अभी से स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन, राइट? और जो अभी से कर देगा ऑब्वियसली उसके पास एज ज्यादा होगा अगर आप बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। ये 10th का एग्जाम नहीं है कि आपको 90% से ऊपर ले आओगे तो सब वाह वाह करेंगे कि बहुत अच्छा आपने कर दिया, ठीक है। 90% इज नॉट इनफ, यहाँ पे आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी चीजें मैं बताऊंगा अपने नॉलेज पे बेस्ड और फैक्ट्स के बेसिस पे बताऊंगा। जब भी आप स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ पे आपने किसी भी चैनल पे देखी होगी, आई बिलीव जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी माइंड में डाउट्स आ सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लर्न अ लॉट। जस्ट एक कॉपी पेन अपने साथ रखें जिस पे आप इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर सकें। वीडियो को आप 2x की स्पीड पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये चीजें पता है। अदरवाइज आप बिगिनर हो तो 1.5x पे भी देख सकते हो, जिससे कि वीडियो ना आपको बोरिंग लगेगी और कम टाइम में आप सारी चीजों को समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है। मुझे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। फ्री सोर्सेज कैसे आप यूज कर सकते हो, फ्री टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन को कैसे एनालाइज कर सकते हो अभी आप तैयारी करने से पहले, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाकी जो लोग ऑफिसर बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 15 नवंबर से एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन तो हम कराते ही हैं। सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हमने एक 15 मंथ्स का प्लान भी रोल आउट किया है, जिसमें 2499 में आप 15 मंथ्स तक एनरोल रह सकते हैं, जिसमें आपको मेंस भी आपका तब तक का कवर हो जाएगा। बाकी 9 महीने में पूरा कोर्स कवर हो सकता है। अगर आपको सेविंग करनी है तो 9 महीने में आप सारी चीजें पढ़ के सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी नोट्स यूज करके आप रिवीजन अपनी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप एसएससी 2024 कोड यूज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। समथिंग अबाउट मी, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तो मेरा नाम है शुभम जैन, ठीक है। आई ओन दिस चैनल आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, और ये कोचिंग, इसके अंदर काफी सारे टीचर्स आपको मिलेंगे मेरे साथ जो पढ़ाते हैं यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे जो भी रिसेंट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सारा काम मैं देखता हूँ, ठीक। सीजीएल 2017 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर जॉब लगी थी मेरी। उसके बाद 2018 मेरा सेकंड और आखिरी अटेम्प्ट था, उसके बाद मैंने कोई फिक्स अटेम्प्ट नहीं दिया जॉब के लिए, ठीक है। तो उसमें मेरे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, रैंक मेरी शायद 822 या 832 ऐसे कुछ थी, ऑल इंडिया रैंक। सीजीएल 2019 टीयर 1 मैंने दिया था, उसके अंदर मेरे 188 मार्क्स थे टीयर 1 में आउट ऑफ 200। बाकी फिर मैं आगे के स्टेजेस में इसमें नहीं गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं आपको मैथ्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लगभग 4 से 5 साल हो गए यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ते हुए, जिसमें 2-3 साल मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया और पिछले 2 साल से हम आरबी एप्लीकेशन के थ्रू अपने कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और यूट्यूब पे टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी अच्छी क्लासेस मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, वो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, ठीक है। रेगुलरली नहीं डालता हूँ। 1000 से ज्यादा सिलेक्शन पेड कोर्सेज से भी हो चुके हैं, और फ्री कंटेंट को यूज करके आप 2018 के बाद एसएससी में जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं, आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आरबी के बारे में पूछेंगे तो वो जानते होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट टेलीग्राम चैनल के थ्रू और यूट्यूब पे दिया है, जिसको लोग टाइम टू टाइम यूज करते रहते हैं।
ठीक है। तो आप अब कभी आरबी का टेलीग्राम चैनल खोल के देखेंगे तो एसएससी एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे काफी सारे मॉक्स अवेलेबल हैं लेटेस्ट एग्जाम्स के, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आरबी यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नए लोगों के लिए था। बाकी अब एसएससी ने जैसे कि आपका एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी मेन चीजें हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन जो आपका जारी होगा ये फरवरी में होगा और अप्रैल मई में एग्जाम कराया जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम होगा जो शायद आप दे रहे होंगे। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल पे एग्जाम होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल मतलब 10th पास, हायर सेकेंडरी लेवल 12th पास, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल, दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ पे ये जो इसका एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जैसा है। तो ये नहीं है कि सीजीएल आपका सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले आपको सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी देना है, जिसका एग्जाम का पैटर्न एसएससी जैसा ही है। अभी मैं आपको टीयर 1 ही होता है इसके अंदर, टीयर 2 भी नहीं होता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है। ये बहुत अच्छी पोस्ट लगती है इसकी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप नियुक्त होते हो। दिल्ली पुलिस में जाना है आपको, या सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ठीक है, जहां पे भी आप जाना चाहते हो इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे आप पहुंचते हैं। मार्च में फरवरी में नोटिफिकेशन इसका भी जारी होगा और मई जून में एग्जाम कराया जाएगा, पैटर्न एसएससी जैसा ही है। ठीक। उसके बाद इसमें एज 25 साल तक होती है अनरिजर्व कैटेगरी की। फिर आपका जूनियर इंजीनियर का, अगर टेक्निकल एग्जाम देना है तो जूनियर इंजीनियर का होता है। फिर इसमें भी जो आपका जीके और रीजनिंग है वो एसएससी सीजीएल जैसा आपको देखने को मिलेगा, बाकी टेक्निकल जो पेपर होता है इनका वो होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन का नोटिस आएगा, ये अप्रैल में आएगा और जून जुलाई में इसका एग्जाम कराया जाएगा टीयर 1 का। राइट। एग्जैक्टली एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। एमटीएस का नोटिफिकेशन आपका आएगा मई में, जुलाई अगस्त में इसका पेपर होगा। ठीक है। अगर मैं सीजीएल की बात करूं इसका नोटिफिकेशन जून में और पेपर आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, और आप मान के चलें दिसंबर में आपका टीयर 2 उसको करवाया जा सकता है। ठीक है, दिसंबर एंड तक। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 16 जुलाई नोटिफिकेशन, अक्टूबर नवंबर में पेपर। जो लोग स्टेनोग्राफर का पेपर देना चाहते हैं वो अभी से, ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, नहीं मैं मैथ्स सीख ही नहीं सकता, बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती अपने आप से मैथ्स को लेके, वो एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है। इसमें मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग आएगा सिर्फ, और इसमें आपकी स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसके अभी से प्लानिंग करेंगे, अभी से सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर डेट तक स्टेनो की प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम आने वाला है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और आपका कांस्टेबल जीडी का एग्जामिनेशन आएगा, इसका तो खैर अभी फरवरी मार्च में 2024 में स्टार्टिंग में भी होगा, ये 25 वाला 2024 वाला पहले कराया जाएगा। ठीक है। सारे एग्जाम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि हम एक सही स्ट्रेटजी फ्रेम कर पाए, क्योंकि सिर्फ सीजीएल एग्जामिनेशन नहीं है, उससे पहले मल्टीपल एग्जामिनेशन हैं जो हो सकता है बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो उन्हें टारगेट करके भी हो सकता है जॉब लेना चाहते हो। ठीक। तो इन सब के बारे में समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो मैं बता रहा हूँ 2024 का, ये आपका फरवरी और मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में भी काफी अच्छी कर सकते हैं। तो इसे भी जो लोग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम, कांस्टेबल जीडी, जनरल ड्यूटी, तो वो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, इसमें लगभग 50,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। चलूं क्या आगे अब मैं? ठीक है। 50, कई बार 30,000 भी दे जाते हैं, कई बार 60,000 क्रॉस भी कर जाती है, इस तरह से रहता है। अब देखो, सबसे पहले एग्जाम बताया मैंने सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है, जो अप्रैल मई में आपका कराया जाएगा। इसका सिलेबस देखो, तीनों लेवल पे, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और उसमें ग्रेजुएशन लेवल। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। ये 4 सेक्शंस पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, 25 50 नंबर टोटल, आपका 200 नंबर का पेपर होगा। बिल्कुल सीजीएल की टीयर 1 जैसा होता है। टीयर 1 के बेसिस पे इस पे सिलेक्शन होता है। कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट मांगता है तो वहां पे स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है, टाइपिंग वगैरह है जो भी, ठीक है। मेन टीयर 1 ही होता है मैक्सिमम पोस्ट पे, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। कोई सेपरेट कई बार स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी मांग लेता है कुछ पोस्ट में, बहुत सारी 500 के आसपास पोस्ट होती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टीयर 2 अलग से नहीं होने वाला। तो ये 4 सेक्शंस आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं,
ठीक है। एडवांस मैथ्स कम पूछते हैं इसके अंदर, मैट्रिकुलेशन लेवल पे तो पूछते नहीं है, और ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे बहुत कम एडवांस मैथ्स का वेटेज होता है। तो मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक पे ज्यादा जोर दिया जाता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ऐसे एसएससी सीपीओ पे आता हूं, अगेन रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये चारों ही सेक्शन हैं सिर्फ यहाँ पे भी। ठीक, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, कोई बदलाव नहीं है। और टीयर 2 का होता है, उसमें सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर सिर्फ रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश, जिसे मैथ्स नहीं करना छोड़ दो, ये आपके लिए एग्जामिनेशन है। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी से शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दो, टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो, 1 साल का टाइम है आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम से, और बहुत बढ़िया पोस्ट मिल सकती है स्टेनोग्राफर की। नो टीयर 2, ठीक है, कोई टीयर 2 नहीं होता, सिर्फ स्किल टेस्ट होता है। एमटीएस एग्जामिनेशन है, इसके अंदर टीयर 1 सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है, जीके और इंग्लिश के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, वही सब्जेक्ट है जो सीजीएल है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, बट पढ़ना आपको सब पड़ता है, इसमें भी कुछ चीज छोड़ नहीं सकते। कोई टीयर 2 एग्जामिनेशन इसके अंदर भी नहीं है, सिर्फ टीयर 1 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद सीएचएसएल एग्जामिनेशन है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, ये टीयर 1 का हो गया। टीयर 1 इसके अंदर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर टीयर 2 की बात करूं, टीयर 2 में भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। एक कंप्यूटर सेक्शन ऐड हो जाता है इसके अंदर, जो कि क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर। जो मेरिट बनती है आपकी इन चारों सेक्शंस के हिसाब से बनती है, बाकी एक टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। क्लियर? तो ये 4 सब्जेक्ट ही हमें पढ़ने हैं। कंप्यूटर की पूरी फ्री क्लासेस हमने यूट्यूब पर डाली हुई है, इसकी फ्री बुक भी टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो वहां से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और कंप्यूटर सिर्फ टीयर 2 में नहीं पढ़ना होता सीएचएसएल के लिए, टीयर 1 में जीके के अंदर कंप्यूटर के काफी सारे सवाल एसएससी पूछता है। तो टीयर 1 के लिए भी आपको कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। बहुत क्वेश्चंस कंप्यूटर से बनाते हैं टीयर 1 में भी, सीजीएल में कम आते हैं, फिर भी सीएचएसएल में कंप्यूटर पढ़ लो, बेहतर है। मैं तो बल्कि रिकमेंड सबको ही करूंगा कि कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस आप जरूर देख के जाएं, सीजीएल, टीयर 1, सीएचएसएल टीयर 1 दोनों में, या बाकी एग्जाम्स में भी, जिससे कि क्योंकि जीके के अंदर भी कंप्यूटर का बेसिक सेक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन उससे आए हैं, सीएचएसएल में तो बहुत बार आए हैं टीयर 1 में क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने मेन एग्जामिनेशन पे, दैट इज सीजीएल। सीजीएल का सिलेबस इन सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वास्ट है, सीजीएल और सीएचएसएल का लगभग सेम है। बाकी कुछ एग्जाम्स के अंदर मैथ्स में आपका क्या होता है कि एडवांस पोर्शन की वेटेज कम होती है, जैसे एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, उसमें मैथ्स तो आएगा, लेकिन एडवांस मैथ्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब नहीं पूछते हैं, ज्योमेट्री नहीं पूछते हैं, मेंसुरेशन आता है सर। सीजीएल सीएचएसएल में सब आता है, सीपीओ में सब आता है। तो इसका जो सिलेबस का पैटर्न सिलेबस है हमारा, रीजनिंग हो गया, जीके, क्वांट और इंग्लिश, चारों सेक्शन हमें अच्छे तरीके से कवर करने हैं। ठीक, टीयर 2 पे आता हूं, तो टीयर 2 पे आप देखेंगे सेम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ऐसा नहीं है टीयर 2 और टीयर 1 के सिलेबस में डिफरेंस है, टीयर 2 के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है। अभी से आप तैयारी करेंगे तो टीयर 1 तक आपकी टीयर 2 तक की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। 3-4 टॉपिक्स ऐसा एक्स्ट्रा पूछते हैं टीयर 2 के अंदर, ठीक है, वो आप टीयर 1 के बाद भी चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, पहले भी करने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद एक कंप्यूटर सेक्शन पूछता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और बाकी टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि आप सभी लोग आराम से क्वालिफाई, मुझे पता है, कर लोगे, वरना मैंने वीडियोज भी डाली में टाइपिंग कैसे सीखे, वो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, मजा भी आता है टाइपिंग सीखने में, अभी से भी थोड़ी थोड़ी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, वरना टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद भी हो जाती है। तो चलो, ऐसी एसएससी जीडी का आप देख लो। जीडी में क्या है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है, और आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप इंग्लिश सब्जेक्ट देना चाहते हो या हिंदी सब्जेक्ट देना चाहते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी भी ले सकते हैं, तो ऑप्शन है। और जितने भी पेपर्स मैंने अभी तक बताए, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, मतलब मैथ्स इंग्लिश में देना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में देना चाहो हिंदी में। एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है जो सभी बाकी सारे पोस्ट में जितने भी मैंने एग्जाम्स बताए, उनके अंदर इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, बाकी सारे सेक्शंस आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में दे सकते हो। एमटीएस एग्जामिनेशन में काफी सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, उनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो। ठीक, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जीडी एग्जामिनेशन में, आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहो तो इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो, हिंदी सब्जेक्ट लेना चाहो तो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़नी है हमें। ठीक है, बाकी तीनों सेक्शंस तो हिंदी में दे ही सकते हो, लास्ट में जो नॉर्मल पेपर होगा वो भी आप चाहें तो हिंदी ऑप्ट करके हिंदी में दे सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने सभी एग्जाम जो एसएससी कराता है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस इज मोर और लेस सेम इफ यू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑल एग्जाम्स आर कवर्ड, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये रिकमेंड ही करूंगा कि अभी आपके पास जो सबसे पहला एग्जाम होगा सिलेक्शन पोस्ट, उसमें भी 6 महीने हैं,
और 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट प्रिपरेशन भी एसएससी की कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ें, कि दिन का 8 से 9 घंटे पढ़ें। और जो लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे, जो 6 से 7 घंटे दिन का पढ़ पा रहे हैं, तो अभी उनके पास भी टाइम है कि वो पूरा का पूरा, अगर वो सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, खाली सीएचएस को टारगेट कर लें, तो 8-10 महीने आपको मिलेंगे। और जो जॉब में है फ्रेंड्स स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्हें जॉब भी करनी है, सैटरडे संडे मिलता है और रात को आके 3 से 4 घंटे पढ़ पाते हैं, उन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी ने बहुत जल्दी आप इस बार कैलेंडर दे दिया, सारी चीजें बता दी, तो ये एसएससी के हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं एसएससी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये नोटिफिकेशन तो जारी कर ही दिया कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, अगर आप एक बार ये भी बता देते कि एज कब से देखी जाएगी, कौन सी पर्टिकुलर डेट से ये एज चेक करेंगे एस्पिरेंट की, तो काफी लोगों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट पूरा होता है उन्हें आइडिया लग जाता है कि वो एलिजिबल होंगे भी या नहीं, क्योंकि कई बार तैयारी करते हैं और लास्ट में जाके पता चलता है वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एसएससी एक और कॉलम बना के डाल देता कि कब से चेक होगा, तो सभी की क्वेरी खत्म हो जाती। तो अगर एसएससी तक मेरी बात पहुंचे तो ये बात जरूर उन तक, इस पर उन्हें जरूर एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमने एग्जाम्स के बारे में जाना, अब हमें क्यों प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सबसे के बारे में जानेंगे। इन सभी पोस्ट में सबसे जो मोस्ट कोवेटेड पोस्ट होती है वो होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। क्यों सीजीएल के थ्रू? क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे है, और इसमें जो पोस्ट होती हैं आपके पास ग्रुप बी की होती हैं। ठीक है, ग्रुप बी में आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएंगे, आपको 4800 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएंगी, और 4200 ग्रेड पे की भी कुछ पोस्ट आती है। ठीक है, तो ग्रुप बी मतलब जितना ज्यादा ग्रेड पे की पोस्ट होगी मतलब उतनी अपर लेवल की पोस्ट है। जैसे 4800 ग्रेड पे की यहाँ पे आपकी AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट आ जाती है। 4600 ग्रेड पे आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाती है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर। ठीक है, तो ये सारी की सारी पोस्ट आपकी आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स आपको एसएससी सीजीएल से मिलेंगी, सबसे अपर लेवल की पोस्ट आपको सीजीएल से मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करूं, से मैं बात करता हूं सीबीडीटी डिपार्टमेंट की। यह है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सीजीएल के थ्रू इसके अंदर आप जाओगे तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग सकते हो, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सबसे अपर लेवल की पोस्ट है। वरना आप एज अ टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आप काफी साल, 6-7 साल प्रमोशन के बाद 2 प्रमोशन लगेंगे, टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर आईटीआई, उसके बाद आप यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, 2 रास्ते हैं। दूसरा है कि अगर आप सीएचएसएल से ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे एलडीसी की जॉब लगेगी। ठीक है, जो कि आपकी 1900 ग्रेड पे की शायद जॉब होती है। ठीक है, तो उसमें पहले प्रमोशन के बाद आप टैक्स असिस्टेंट तक पहुंचोगे, 1-2 प्रमोशन के बाद फिर आप उसके बाद आगे बढ़ बढ़ के इनकम टैक्स तक पहुंचोगे, तो बहुत साल लग जाएंगे यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुंचने में। इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप यही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो एमटीएस एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन से, तो आप एमटीएस लोगोगे, वो होगी आपके 1800 ग्रेड पे की जॉब, लोएस्ट ग्रेड पे की जॉब। उसके बाद और ज्यादा प्रमोशन आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही आपके पास एक एसएससी स्टेनो का एग्जामिनेशन है। स्टेनो से सिलेक्शन लेते हो तो 2 तरह की पोस्ट होती है यहाँ पे, एक ग्रुप बी और एक सी की पोस्ट होती है, सॉरी एक सी और डी की पोस्ट होती है। तो एक 4200 ग्रेड पे की होती है और एक 2400 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, 4200 पे हो तो बहुत जल्दी आप चाहो तो स्टेनोग्राफर वाली लाइन में रह सकते हो, वरना आप चाहो तो इनकम टैक्स वाली, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली लाइन में जा सकते हो। तो यहाँ से भी प्रमोशन फास्ट होते हैं स्टेनो में भी, तो भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो अल्टीमेट गोल, अगर आप इन सभी एग्जाम्स को दे रहे हो, तो मान लो किसी को यहाँ तक पहुंचना है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि सीजीएल से डायरेक्टली पहुंचे। ये मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ हायरार्की चलती है आपकी। क्या ये चीज समझ में आई? इसलिए सारे एग्जाम्स की तैयारी सिमिलर है, लेकिन आप डायरेक्टली सीजीएल से एक बेटर पोस्ट ले सकते हो। और ये नहीं है कि सीजीएल है तो मुश्किल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन के लेवल में 19-21 का फर्क होता है। बाकी सारे एग्जाम में अगर कोई आज के टाइम में एमटीएस में कम वैकेंसी होती है, इतनी हाई कट हो जाती है, तो अगर मैं बात करता हूँ एमटीएस जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है उसकी नॉलेज सीजीएल वाले बंदे से बहुत ज्यादा कम है, या जो इंस्पेक्टर बना उससे बहुत ज्यादा कम है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सिमिलर ही कैंडिडेट, वही कैंडिडेट है, एमटीएस भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं। मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय थे राहुल, ठीक है, पहले उनका सिलेक्शन हुआ एमटीएस की पोस्ट पे, ठीक है, उसी साल उनका सिलेक्शन हुआ आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, और उससे अगले साल सीजीएल में उनका सिलेक्शन,
सीजीएल से उनका सिलेक्शन हुआ एग्जामिनर की पोस्ट पे, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक साथ लाइन ऑफ प्रोसेस होता है, तो जो बंदा उसी पढ़ाई के साथ, उन्होंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा एग्जामिनर बनने के लिए, सेम पढ़ाई के साथ एमटीएस भी लगे थे वो, और सेम ही पढ़ाई के साथ वो एग्जामिनर, जो कि एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू, वहां तक भी पहुंचे। ठीक है, तो तैयारी एक बार अच्छे से करनी है, मन लगा के तैयारी करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। ठीक है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, टाइम रील्स में कब खत्म हो जाता है हमें खुद भी नहीं पता चलता। अपने टाइम का ट्रैक करना है कि पूरे दिन में हमने कितना पढ़ा, रात को जाके लिखेंगे ये चीजें हमने कवर करी। ठीक है, आगे का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, अगले दिन आपको क्या करना, अगले हफ्ते में आपका क्या चीजें पूरी होंगी, महीने में क्या चीजें पूरी होंगी, किस तरीके से चलना। अगर आप सारी प्लानिंग करके अभी से चलेंगे तो आप इनेविटेबल हो जाएंगे, मतलब आपको कोई रोक नहीं पाएगा वहां पे जब एग्जाम होगा सिलेक्शन लेने से। ठीक है, अगर आप अनप्लान्ड तरीके से करेंगे, चलो आज ये वीडियो देख लेता हूँ एक दो, ठीक है, पता चला एक दो वीडियो देखी, 3-4 घंटे पढ़ भी लिए, बस पूरा दिन उसमें खत्म हो गया, घर वालों को भी लगेगा हाँ बेटा आज तो पढ़ रहा था, आज तो पढ़ रहा था, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पढ़ता ही रहता है, इससे सिलेक्शन होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? देखो सीधी सी बात है कि जब हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं तो 100 में से एक बच्चे की मुश्किल से सिलेक्शन होगा। ठीक है, 100 बच्चे अगर एग्जाम देने गए, 100 में से एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होगा। और ये कैटेगरी वाइज अगर मैं जाऊं तो अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप ये मान के चले 200 में से एक बच्चे का मुश्किल से सिलेक्शन होने वाला है। क्या आप अपनी क्लास जब स्कूल में जाते थे तो क्लास में क्या टॉप करते? आप क्लास में कितने बच्चे होते थे? 40-50 बच्चे होते थे। 40-50 में भी अगर आप रैंक 1 आते हो तब भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक नहीं पहुंचे हो, समझ रहे हो? तो हमने स्कूल में कितना पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे भी हमें सिमिलर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी, तभी हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। आप में कुछ अलग से बात ऐसी होनी चाहिए जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगी, और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज है, वो कंसिस्टेंसी। ठीक है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब टैलेंटेड लोग ये सोचेंगे कि चलो यार 4 से 5 महीने में भी मैं तो स्मार्ट कर लूंगा, और एक ऐसा बच्चा जो चाहे बैकग्राउंड बहुत वीक रहा हो लेकिन अभी से लग जाएगा जान लगा के, तो वो आगे निकल जाएगा उस दूसरे बंदे से भी। क्या ये चीज आपको समझ आई? तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको रिवॉर्ड्स चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड। लेट्स मूव फर्दर इन दिस। पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल, जैसे हमारे पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, ये हमारी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। सबसे ज्यादा सैलरी इसमें मिलती है। अगर ग्रोस सैलरी की बात करूं आज के टाइम में आपकी यहाँ पे जो सैलरी होगी वो 90,000 से ज्यादा ही होगी, 95,000 के आसपास ग्रोस सैलरी बनती है पर मंथ। ठीक है, इट कैन बी अ ड्रीम ऑफ मैनी ऑफ यू टू रीच दिस एंड इट इज इजी टू रीच दिस। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। अगर अपने माइंड को आप ट्रेन कर पाए इस चीज के लिए कि हाँ डेली मैं 8 से 9 घंटे निकालूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, अपने बस माइंड को इतना ट्रेन कर लो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, you will achieve this, you will get this job within an year and whole your life will be secured। ठीक है, प्राइवेट में कहीं ना कहीं ये इशू रहता है कि आज एम्प्लॉयर ने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है आप बताओ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसी नहीं चीजें होती। गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचती है, उसके बाद जनता के बारे में सोचती है, क्योंकि जनता को कौन कंट्रोल करेगा? ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आप लोग हैं, कोई टैक्स नहीं भरेगा तो आप लोग उसके पास जाएंगे ये नहीं टैक्स तो, ठीक है, जब टैक्स कलेक्ट करने वाला नहीं होगा तो कैसे चीजें चलेंगी, राइट? तो सबसे पहले अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अच्छी मिल जाती है। जिन लोगों ने बीटेक की हुई है, ठीक है, जो कोडिंग्स वगैरह जानते हैं, तो उसका स्कोप आज के टाइम में अच्छा है। वो लोग विदाउट गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी चीजों तक, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, बेटर सैलरी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल फील्ड से आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी और आपको लगता है आपकी स्ट्रीम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा नहीं है, तो यू शुड प्रिपेयर हार्ड। अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट लगती है सीएसएस में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आपको सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। प्रमोशंस भी इसमें अच्छे हैं। ठीक है, जिसे दिल्ली बेस्ड रहना है पूरी लाइफ टाइम वो इस पोस्ट के थ्रू जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करना है तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसमें लग सकते हैं। काफी स्टार्टिंग में अच्छी वैकेंसी दिल्ली के अंदर रहती है इसके अंदर, बाकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। और इसमें जो आपकी जो सैलरी होती है इसमें 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है। तो आज के टाइम में जो इसकी सैलरी होगी वो 95,000 से ज्यादा होगी ग्रोस। तो इट विल क्रॉस द सैलरी ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ऐसे सीबीआई में भी आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया,
ईडी में भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पोस्टिंग भी यहीं से होती है सीजीएल से, तो उसमें भी आपकी जो सैलरी होती है वो 95,000 से ज़्यादा जाएगी ग्रोस। ठीक है, इन हैंड सैलरी थोड़ी कट के आप, क्योंकि फंड्स में भी जाएगा, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो 10-15 हज़ार रुपये कट के आपको इन हैंड सैलरी 80 के आसपास मिल जानी चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, बहुत सारी पोस्ट हैं हर एक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है। जो टॉप जॉब्स हैं जो लोग प्रेफर करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू, वो कुछ ये डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एएसओ इन एमईए, ये मोस्ट सूट आफ्टर पोस्ट। इसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग का भी मौका मिलता है, जिसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबाई एटसेट्रा। तो आप डिसाइड कर लें कौन सी पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं। हर पोस्ट के बारे में डिटेल में वीडियोज को देख सकते हैं आप, आरबी चैनल पे काफ़ी वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस जॉब को आपको टारगेट करना चाहिए और उस जॉब के लिए क्या स्कोर सफिशिएंट हो सकता है। मतलब अभी के हिसाब से जो एसएससी का ट्रेंड चल रहा है, तो जो कट ऑफ आती है हमारी 390 में से टीयर 2 में से बनती है। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको 320 प्लस का तो टारगेट करना ही चाहिए, राइट, टॉप पोस्ट टॉप लोकेशन पे। बाकी अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। देखो एसएससी सीजीएल क्यों करना है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, एक जॉब सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो बहुत ही, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपको कम से कम ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार जॉब में आगे अब कुछ और ट्राई करना चाहिए, जॉब स्विच करने की जरूरत है, या फिर जॉब से कभी निकाल तो नहीं देंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी, अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स, अगर सेम टाइप का टास्क करना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं तो यू कैन गेट मोर पर्क्स इन प्राइवेट, बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में बेटर सैलरी और बेटर अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, फिक्स करियर ग्रोथ होता है, कितने साल में आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पर प्रमोशन किया जाएगा, उसके साथ सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो एक अच्छे लेवल की पोस्ट से आप रिटायर करते हैं। ठीक है, समाज में ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो होती है, अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा लोग नहीं समझते, एज लॉन्ग एज वो गूगल, फेसबुक या बहुत बड़ी कंपनीज हों। अदरवाइज अगर आप किसी को बोलते हैं कि यार मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है, तो थोड़ा रुतबा बनता है। ठीक है, रुतबा इन द सेंस कि लोग अभी भी इंडिया में ये मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट्स को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है फिक्स 9 to 5 की जॉब से। कुछ पोस्ट के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, उसमें रात को देर देर तक भी काम करना पड़ता है। कई बार आप रेड में जाते हैं तो 3-4 दिन वहाँ पे भी लगाने पड़ते हैं पूरे पूरे लोकेशन पे ही। ठीक है, तो उसकी आपको बाकी छुट्टियां वगैरह मिल जाती हैं एट, बट यही है कि मैक्सिमम पोस्ट में आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा जो क्लैरिकल पोस्ट है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने हिसाब से आप वो पोस्ट चूज कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा एक्साइट करती है। ठीक है, हेल्थ केयर के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, कोई भी आपकी फैमिली में किसी को कोई भी इशू होता है तो सीजीएचएस कार्ड आपका एक बनता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आपको एक मौका मिलता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का, अगर आप अपना काम गवर्नमेंट जॉब में जाके अच्छे तरीके से करते हैं तो इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग कि आप नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया, आपके पास एक ऑप्शन भी होता है, ठीक है, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, जिसमें आप अलग डिपार्टमेंट्स में जाके भी कुछ टाइम के लिए काम कर सकते हैं, तो यू कैन हैव दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है आपकी, आप तैयारी करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको एक पढ़ने की हैबिट बनेगी। ठीक है, आप बाई चांस 1% अगर एग्जाम नहीं क्रैक करते तो भी एक, अगर आपने रूटीन बना लिया 8 से 9 घंटे पढ़ने का, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, आप कुछ ना कुछ और अच्छा क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो सीजीएल क्रैक करने के बाद यूपीएससी को भी टारगेट करते हैं कि अपना इतना मेहनत करिए, अब इतने ही टाइम लेके थोड़ा सा टाइम यूपीएससी में और ज़्यादा लगेगा, और किस्मत भी अगर आपके साथ दे जाए तो आप यूपीएससी सीएससी में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ जॉब्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करे आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस पोस्ट के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम लाइफ आप मैक्सिमम काम उसी पे करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपको मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना चाहते हो, लेकिन आपका सपना है कि यार मेरे को वहाँ नहीं रहना, मेरे को दिल्ली में ही रहना है, या फिर किसी और फलाने स्टेट में रहना है, तो आप जब जॉब ऑप्ट करेंगे जिसमें ट्रांसफर्स नहीं होते हैं जल्दी, तो उसमें आप वो वाली लोकेशन अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी लोकेशन प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग होती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें हर 3 साल में ट्रांसफर्स होते हैं,
तो उसके अंदर आपको ये होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा मूवमेंट का शौक है कि नहीं एक जगह ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहना, तो वो उस तरह की पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। हर 3-3 4-4 साल में आपको अलग अलग स्टेट में भेजा जाएगा, तो यू कैन मूव ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये मेरिट भी है और डिमेरिट ऑल दो ज़्यादा है कि जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा मूव नहीं करना पसंद करोगे ऑब्वियसली, कि एक पर्टिकुलर स्कूल में बच्चा गया वहीं पे आपकी सारी चीज़ चलती रहें, तो चीज़ें आसान रहती हैं। तो आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सैलरी की बात की जाए, अभी जो DRS अलाउंस अगर मैं 45% मान के चलूँ बेसिक पे का, तो ग्रोस सैलरी जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो हमारी अभी 96,755 के आसपास है। बाकी पोस्ट की आप देख सकते हैं 4600 ग्रेड पे इतना, आपका 4200 ग्रेड पे इतना, इस तरीके से चीज़ें आपकी वेरी करती रहेंगी। ये हमने बात करी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की। ठीक, इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ऐसा कुछ मिलेगा, ये आपको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो आपके ही पैसे होते हैं, जो आपकी सैलरी से कट रहा है। यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं काटा मैंने, वो अलग कटेगा, जो भी कटेगा, जो NPS में आपका पैसा रहता है वो मैंने यहाँ पे बताया। तो अब बारी आती है, हमने एग्जाम के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ ली। आई होप यू आर फीलिंग मोटिवेटेड कि नहीं यार अब करके दिखाना है। यू हैव द टाइम, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम में आप किसी भी गांव में भी हैं तो भी आपको मौका मिलता है उन लोगों से पढ़ने का जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने खुद एग्जाम्स निकाले में एक सही गाइडेंस पाने का, यूट्यूब के थ्रू या कोर्सेज के थ्रू सही कंटेंट तक पहुंचने का, क्योंकि अब आप घर में बैठे बैठे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। SSC के आज के टाइम में ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जो ऑफलाइन बच्चे किसी पर्टिकुलर टीचर के बैच में ले भी लेते हैं, ज्वाइन कर भी लेते हैं, उसके बाद पता चलता है वो पढ़ते ऑनलाइन ही है मैक्सिमम, ऑफलाइन सिर्फ मैक्सिमम जगहों पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने एज के अच्छे तरीके से आपको तैयारी मिलेगी। और ऑफलाइन जो कोचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ऑनलाइन कोचिंग आप देखेंगे, अगर ऑफलाइन आपको सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे टीचर्स के साथ कोचिंग जो 30,000 में मिल रही है, ऑनलाइन वही डिपेंड करता है कि आप कितना टीचर्स कितना प्राइस रखते हैं। तो वही आप 2000 में सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, या कहीं कहीं आपको 4000 में मैक्सिमम आपका सारा कवर हो जाता है। जैसे हम कोर्स का प्राइस रखते हैं 2199, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन विद मॉक्स और एवरीथिंग, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलती है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी सारी तैयारी हो सकती है कम टाइम में। तो अब आपने स्टार्ट कर लिया है तो अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जर्नी टफ होगी, टाइम टू टाइम डिमोटिवेशन आएगा, इतने बच्चे हम कैसे करेंगे, राइट, लेकिन सारी चीज़ों से पार निकला जा सकता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ SSC CGL एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो या बहुत ही ज़्यादा लक पे बेस्ड हो। ठीक है, UPSC CSE इज वेरी मच लक बेस्ड, बट SSC में आपने एक बार बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो आपको लगने लग जाता है कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स तो ऑब्वियसली लक पे बेस्ड हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे एक चैलेंज की तरह आप अपने आप को लेंगे, एक टारगेट देंगे कि नहीं ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पुश करोगे, जैसे हमारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, हम धीरे धीरे बढ़ती है। मैं आपको एकदम कहूँ कि भैया 100 किलो से डंबल प्रेस मारो या फिर 20 किलो के डंबल से बाइसेप्स मारो, यू कांट डू इट, राइट। और अगर SSC को ऐसा बंदा चाहिए जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, आप रेगुलरली जिम को हिट करेंगे। ठीक है, पहले दिन कम वेट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट डाइट लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे 8 घंटे, मैं कहूँ पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू स्टडी लो। मतलब पहले दिन आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, थकान होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे अगले दिन आप दोबारा से कोशिश करेंगे तो हो सकता है 6 घंटे तक पढ़ पाए, उससे अगले दिन 6 फिर 7 घंटे तक पढ़ पाए, और एक टाइम आएगा कि आप 8 घंटे 9 घंटे भी दिन का निकाल पाएंगे। धीरे धीरे आपका शेड्यूल भी बन जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्लो, लेकिन बाद में आपको अपना ग्राफ एक पीक पे लेके जाना और वहां पे मेंटेन करना है 8 से 10 घंटे के बीच में। ठीक, तो इस तरीके से होगा। जितनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, उतना ज्यादा आप बेहतर निखरेंगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा। दूसरी चीज ये है, जैसे कि हम कहते हैं कि जिम में सिर्फ बॉडी बनाना ही काफी नहीं है, हमें वहां पे खाना भी है, अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसी तरीके से वो डाइट का काम क्या करता है, गाइडेंस, आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस दी जाए, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो एग्जाम स्पेसिफिक हो। ठीक है, अब आप जिम में भी एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत ज्यादा खाना मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट परोस किया जाए, ठीक है, पढ़ाई के दौरान, तो वो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। और जिम में क्या, जिम वाला बंदा क्या होगा, ज्यादा खाएगा तो वो फैट हो जाएगा, चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करे वो बॉडी और ज्यादा गेन होती जाएगी, तो वो फिजिकली फिट होने की जगह अनफिट होता चला जाएगा, राइट। इसलिए अप्रोप्रिएट कंटेंट विद सही गाइडेंस, विद सही
मॉनिटरिंग ये बहुत जरूरी है सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। ठीक, जितना ज्यादा आपको तैयारी में दर्द होगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे जो लोग हेल्थ मोड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी ज्यादा आपको तपना भी पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने बड़े आप ड्रीम्स रखेंगे उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यू वांट टेक्स असिस्टेंट पोस्ट, यू कैन गेट इट विद लेस एफर्ट्स, बट इफ यू वांट टू गेट द टॉप पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड। तो यही है। हो सकता है आप कुछ वेल टू डू फैमिली से भी हो, आपके माइंड में कभी कभी ये आता हो कि यार पता नहीं घर वाले कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे सिलेक्शन होने के बाद भी क्या। अरे देखो, कोई कुछ भी कहे, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे और जिस दिन आप गवर्नमेंट ऑफिस में पहली बार जाओगे, जब आपका आई कार्ड बनेगा, द फीलिंग यू विल गेट एट दैट टाइम, इट विल बी अनकंपेरेबल, आपके लिए भी और सबसे ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। जब आपके पापा गर्व से बोलते हैं ना फोन पे, किसी का रिश्तेदार का फोन है, हाँ मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, या मेरे बेटे का इस पर्टिकुलर पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, लाखों बच्चों देते हैं, मेरा बच्चा निकल गया, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी, दैट कांट बी कंपेयर्ड इन वर्ड्स, राइट। तो उस खुशी के लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए भी पढ़ो कि नहीं, उनको भी अच्छा कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, उन्हें कभी ये ना महसूस हो कि वो आप पे गर्व ना कर सके, उन्हें मौका दो आपके ऊपर गर्व करने का भी। अब एग्जाम पे आ जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, देखो ये ट्रेंड चलता हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इतने इतने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने इतने लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, परसेंटेज अटेंडेंस क्या रही जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है, वैकेंसीज कितनी थी। तो ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पे 10,000, 8,000, 11,000, 8,500, 7,000, 7,500, 37,409 नोटिफिकेशन के टाइम पे, बाद में 36,000 रह गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे 8,440, इसमें थोड़ी सी अभी बढ़ेंगी एज पर लेटेस्ट आरटीआई अप्लाई 2023 के अंदर। ये हो सकता है आपकी 9,500 या 9,000 के आसपास आराम से चली जाए, और 2024 के अंदर मिनिमम मेरे हिसाब से इतनी आएंगी। ठीक, तो ये जो वैकेंसीज हैं, अब कोई आपसे आके कहे, बच्चे बहुत बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे एग्जाम से, तैयारी कर रहे नहीं हो रहा है, और भी चीजें होंगी, तो वो कहेंगे यार एसएससी सीजीएल तो एग्जाम उसके ही बाद होगा, इलेक्शन के बाद, ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देगी, 3,000 वैकेंसी आएंगी, 2,000 वैकेंसी आएंगी, तो वो सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, उन्हें आप ये चार्ट दिखाओ ना, गवर्नमेंट पहले भी इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए, बताओ। 2000 पहले भी इलेक्शन होते हैं ना, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। मैं तो आपको सारा चार्ट दिखा रहा हूँ ना पिछले 7-8 सालों का। तो एसएससी सीजीएल में क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं, और अभी तो ये जब तक ये 2021 तक तो जो वैकेंसी दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पीएसए की वैकेंसी नहीं हुआ करती थी, ये रिक्रूटमेंट सीएचएसएल से होता था। अब ये सीजीएल से होता है, तो इसकी भी सीएचएसएल के अंदर पहले एवरेज में 3 से 4,000 वैकेंसी आती थी, राइट, हर साल। तो ये सीजीएल के अंदर आएंगी, तो जो एवरेज अगर इनका भी निकालोगे ना, उसमें भी 3-4 आपकी 1,000 वैकेंसी बढ़ी हुई दिखेंगी। और 2022 के टाइम पे इतने सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इसमें 20,000 वैकेंसी किसकी थी, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की थी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब इनमें बहुत सारे लोगों ने तो डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीजीएल 2023 से जॉब ले लेंगे, तो वो वैकेंसीज खाली होंगी। तो वो सारी की सारी वैकेंसीज, क्योंकि सीजीएल लेट है, इसके अंदर ऐड होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 10,000 वैकेंसीज, और ये इससे ज्यादा बढ़ सकती हैं। कितनी ज्यादा होंगी, 15,000 होंगी, 12,000 होंगी, क्योंकि एवरेज में एसएससी 8,000 के आसपास लाता था, और 4,000, 3-4,000 तो एवरेज है पीएसए का, तो 12,000 तो वैसे ही हो गई। और अगर ये 20,000 में से ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट की गई, तो हो सकता है ये बढ़ के हमारा और बड़ा नंबर जाए। ये हो सकता है ये हमारा 7 से 8,000 या 6,000 के आसपास भी आपको अगर पीएससी की वैकेंसी मिल जाए 2023 में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत नॉर्मल सी चीज होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी अच्छी होंगी 2024 के अंदर, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से अभी से करनी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे अच्छी पोस्ट वाली जो रिक्रूटमेंट है वो सीजीएल ही होगी। जीडी के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती हैं, 40-50,000, लेकिन वो ज्यादा एस्पिरेंट्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। मतलब जिन्हें एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या फिर जिन्हें अच्छी लोकेशंस पे वैसी जॉब चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, या फिर बाबू वाली जॉब चाहिए। चलें अब हम आगे बात करते हैं सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस। यहाँ पे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके चारों सब्जेक्ट्स को लेते हुए चलेंगे। मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, सही कर दोगे तो 2 नंबर, गलत कर दोगे तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है,
टीयर 1 का एग्जामिनेशन जो होगा ऐसे ही जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके अंदर आपको 1 आवर मतलब 60 मिनट्स दिए जाते हैं ये पेपर को कवर करने के लिए, जिसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है, राइट। बट ऐसे होते हैं कि जैसे अगर जीके का सेक्शन उठाओ आप, तो ये वाला सेक्शन हमारा एग्जाम के अंदर 6 से 7 मिनट में हो जाता है जब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। जनरल सिनेरियो में बता रहा हूँ। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये हमारा 10 से 12 मिनट के अंदर मैक्सिमम निमट जाता है। रीजनिंग डिपेंड करता है इजी है या मुश्किल है, तो 15 से 20 मिनट, अगर डिफिकल्ट है तो 20 मिनट, इजी है तो 15 मिनट में भी रीजनिंग हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 टू 30 मिनट तक एस्पिरेंट्स सेव करके रख लेते हैं। तो जनरल सिनेरियो हमारा ये रहता है कि इतने इतने टाइम में ये सारी की सारी चीजें हमें मिल जाती है। कई बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 लिख देता हूँ मैं, जो रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा देगा तो क्वांट में 20 टू 30 के बीच में कोई भी टाइम मिल सकता है, ठीक। तो इतना इतना टाइम हमें इसमें देना है। तो अब क्वांट के लिए क्या होगा, 25 क्वेश्चन है, तो आप मान के चले यहाँ पे आपको 1 मिनट मिल जाएगी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं, इंग्लिश बहुत कम टाइम में कर सकते, मतलब जीके और इंग्लिश बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम अटेम्प्ट भी करते हैं मॉक को, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ ये करो या फिर इंग्लिश का करो, ठीक है। तो पहला या दूसरे नंबर पे हमेशा मॉक्स दें तो यही दें, और उसके बाद आप किसे अटेम्प्ट करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को, और लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ये मेरी अप्रोच रहती है मॉक देने के लिए। तो आप भी यही फॉलो अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो सही रहेगा, ठीक। और तैयारी का कितना टाइम लगता है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक बार वो भी देखते हैं। सबसे ज्यादा जो टाइम आपकी प्रिपरेशन में जाने वाला है वो जाएगा मैथ सेक्शन की प्रिपरेशन में। अगर बिगिनर है तो सब चीजें आपको पढ़नी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो मैथ सेक्शन आप मान के चलें कि अगर आप दिन का नोट्स वगैरह सारी चीजें अगर आपको बनानी है, सब कुछ कवर करना है, तो दिन का अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे तो लगभग आपको 6 महीने तो लग जाएंगे सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर करने में, कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में। जिसमें ये होगा कि आप 1 से 2 घंटे तो आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटे की इसके अंदर वीडियो देखिए, उसके बाद उसका, क्योंकि वीडियो जो फास्ट फीडबैक पे जनरली चल रही होती है, तो उसको सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन किया और उसके बाद उसकी रिवीजन करी, फिर नेक्स्ट क्लास में गए। इस तरीके से करेंगे तो 3 से 4 घंटे एक दिन आपका मैथ्स में अगर लगाओगे तो 6 महीने आपके यहाँ पे जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग आसान है, आप 2 घंटे भी दे लो और 2 घंटे 60 डेज तक या फिर 2 महीने तक दे लोगे तो रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल की आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस टाइम लेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आप 2 से 3 घंटे रोज के दोगे, 4 महीने के अंदर पूरी कवर अच्छे तरीके से हो जाएगी। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो तो 2 से 3 घंटे रोज के दोगे तो 5 से 6 महीने मैक्सिमम आपकी पूरी कवर हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ ये कवर करना। और जनरल अवेयरनेस के लिए दिन का 3 से 4 घंटे 6 महीने तक आप अच्छे तरीके से देंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक की जनरल अवेयरनेस जो एसएससी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कुछ लोग जिनके बेसिक्स ठीक ठाक हैं या जिनको थोड़ा सा आइडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मैं ये नहीं कह रहा कि एसएससी की तैयारी कर रखी है, लेकिन हाँ एप्टीट्यूड जिनका ठीक है वो 6 महीने में बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं, और जिनका एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है उन्हें 8 से 9 महीने या 10 महीने मैक्सिमम लेके चलूँ तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो भी उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं जिनका हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है या कम चीजें जिन लोगों ने पढ़ रखी हैं। लेकिन जरूरी है हम रूटीन में डेली बेसिस पे पढ़ें। ये टीयर 1 था, ये टीयर 2 का हमारा एग्जाम का पैटर्न है। टीयर 2 के बेसिस पे ही हमारी मेरिट बनती है। टीयर 1 आपका क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। सिलेबस मोरलेस सेम है, अभी सिलेबस में क्या डिफरेंस वो मैं बताऊंगा। लेकिन जो टीयर 2 की आपकी मेरिट बनेगी वो 4 सेक्शन से ही बनेगी, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो ये चारों सेक्शन हमें कवर करने हैं। टीयर 1 के अंदर ये जो 1 घंटा है इसमें कोई स्प्लिट नहीं होता, 1 घंटे के अंदर आपको चारों सेक्शन में मिला के मैक्सिमम स्कोर करना होता है। जो कट ऑफ निकलती है वो 200 नंबर में से निकलती है, कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती। और पिछली बार जैसे 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2023 का, 2022 का 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो एक नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाता है जिससे कि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। मतलब किसी का मुश्किल शिफ्ट में पेपर पड़ गया तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं जिससे कि चीजें बैलेंस्ड रहें। आगे बढ़ते हैं अब हम टीयर 2 के बारे में इन डिटेल बात करने का भी कोई पर्पस नहीं है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम कट ऑफ के बारे में लेके चलते हैं। सीजीएल 2023 में वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ एसएससी सीजीएल में भी देखी गई क्योंकि यहाँ पे रिपीटर्स बहुत ज्यादा थे। 2022 अभी आपका 2023 में ही इसका टीयर 2 मार्च में हुआ था, अभी तक काफी लोगों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, इतने में 2024 का मेंस भी हो गया।
इस वजह से जो 2022 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 2023 में अपीयर हुए। 60% से ज्यादा सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स ने इस बार पेपर दिया, इसलिए हमारे बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिली। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 150 मार्क्स तक चली गई, जो अब तक की हाईएस्ट एसएससी सीजीएल की। नेक्स्ट ईयर ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेड वैकेंसीज इन दिस ईयर एंड क्योंकि तब तक 2023 वालों की सबकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी होगी, तो वी विल सी अ लिटिल डिप। अगर पेपर का लेवल ऐसा भी रहा तो देयर विल बी अ लिटिल डिप इन दी कट ऑफ। अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए कि इस कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा ला पाए। ऑल्दो इतना लाना भी नहीं है, इससे कम पे कट ऑफ क्लियर हो जाती है, वो भी बताऊंगा किस वजह से। नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, आप देख सकते हैं ये एक नंबर्स अपने दिमाग में रखें कि हमारी ये कट ऑफ गई थी, ठीक है। इसे आप अपर लिमिट मान के चलें कि इतने का अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया, इससे ऊपर आप नंबर ला पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अगले साल का टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम डे वाले दिन भी बहुत चीजें डिसाइड होती हैं, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाएंगे। जैसे 2021 की कट ऑफ मैं आपको दूं, 22 की नहीं दिखा रहा, उसमें अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ही 114 मार्क्स थी, बहुत ही ज्यादा कम थी, तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। 2021 का दिखाऊं तो अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ कितनी थी, यहाँ पे थी हमारी 130 मार्क्स, ठीक है। तब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो टीयर 1 क्वालिफाई करते थे वो थोड़ा ज्यादा हुआ करते थे। आज के टाइम में एसएससी कम कैंडिडेट्स को बुलाता है, जिसकी वजह से आप इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन आप यस अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अपना 145 प्लस नंबर का टारगेट लेके चलें एटलीस्ट, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से 140, एससी कैटेगरी से 120, एसटी कैटेगरी से 110 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 140 प्लस का, ठीक है। अभी से आप प्रिपरेशन उस हिसाब से करेंगे और ये मिनिमम स्कोर है कि आपको इतना तो रखना ही है, इससे ज्यादा जितना पहुंच जाए उतना बेहतर है, क्योंकि मेंस में भी सेम ही सिलेबस है। इस बार जो एग्जाम हुआ था उसकी सारी की सारी शिफ्ट्स जो थी, जैसे 14 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था और ये चला था आपका 27 जुलाई तक, ये सारी की सारी शिफ्ट में जो हमारी कट ऑफ है, जैसे 150 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ लिखी गई है, तो इतने नंबर नहीं लाने थे। जैसे कुछ शिफ्ट्स हैं, जैसे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 14 जुलाई की शिफ्ट 1 में जिस बच्चे के 142.5 आ रहे थे उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी अनरिजर्व कैटेगरी से। ऐसी ओबीसी से 138 मार्क्स पे शिफ्ट में कट ऑफ क्लियर हो रही थी, ईडब्ल्यूएस से इतने में, इसमें एसटी कैटेगरी से इतने में, एसटी कैटेगरी से इतने नंबर में, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मैक्सिमम बढ़ते ही हैं, तो आप देख सकते हैं कितना कितना नंबर लाने पे कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। तो यहाँ पे आपको हर बार 150 नहीं लाना है, बहुत सारी शिफ्ट है जिसमें 140, 137, 136 मार्क्स पे भी लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर हुई है, ठीक। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देंगे। सबसे पहला आप कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर आप रिकमेंडेड होगा आपके लिए, 2023 का, राइट। तो जब आप पेपर दें तो आपको ये अगर स्कोर अचीव कर पा रहे हैं तो मतलब टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं इस बार 2023 वाली। ऑल्दो नेक्स्ट ईयर आप थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे कट ऑफ जा रही थी, ठीक है। कुछ जो इजीएस्ट शिफ्ट होती है उसमें आपको पूरे 150 नंबर भी लाने पड़े कट ऑफ को क्लियर करने में। तो हर एक शिफ्ट का ये था, अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज में सारी शिफ्ट में जो एक्चुअल कट ऑफ जाएगी हमारी वो कुछ इस तरीके से है कि 142 वाली की कट ऑफ क्लियर होती है गुआर से, ओबीसी से हमारी 138 वाले की, ईडब्ल्यूएस से 135, एससी कैटेगरी से 119 और एसटी कैटेगरी से 111। इसलिए मैंने आपको वो टारगेट जो स्कोर बताया वो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए ही बताया है। चले आगे। अब ये सारे के सारे पेपर्स आप लोगों के लिए हमने काम आसान कर दिए, सारे के सारे पेपर आपके लिए फ्री में डाल दिए हमने आरबीआई की वेबसाइट पे। आप एज अ मॉक सारे के सारे पेपर्स को दे सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट देना है, फुल लेंथ दे सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट देना है मैथ्स का तो वो दे सकते हैं, रीजनिंग का सेक्शनल, जीके का, इंग्लिश का, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ ना कि सीजीएल, सीएचएसएल के भी हमने सारे टेस्ट डाले हुए हैं, क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर के भी सारे टेस्ट डाले हुए हैं, सीपीओ के भी सारे टेस्ट डाले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, rblearning.com पे जाएंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करके आप सारे के सारे पेपर्स एज अ मॉक टेस्ट एसएससी वाले फॉर्मेट में दे सकते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन सीजीएल टीयर 2 के हमने डाले हुए हैं, सीएचएसएल टीयर 2 के डाले हुए हैं, और इसके अलावा अभी हम धीरे धीरे और एग्जाम्स के भी डिटेल्ड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जैसे सीजीएल के अभी टारगेट चल रहा है, सीजीएल के आप जब देंगे तो काफी शिफ्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी वहां पे क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल होंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो आपको अलग से बुक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो ऐसे इस तरह का आपको क्या दिखेगा, पेपर दिखेगा, ठीक। तो सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए कि अभी आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका एक पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं कितने नंबर आपको ऊपर जाना है। तो आप जहां से भी पढ़ेंगे आपको ये पता रहेगा आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, ठीक है। बाकी मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आरबी से आपको सारी तैयारी करें, आपको कोई भी दिक्कत ना है। सारी शिफ्ट्स की पीडीएफ कंपाइलेशन भी मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक भी मिल जाएंगे आपको। सारे एग्जाम्स आपको सेक्शनल देने हैं या फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, उसके लिंक डायरेक्टली देने के लिए
पीडीएफ सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारे पेपर्स आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी, ओवरऑल भी, जीके का ऑनलाइन और पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं आरबी यूट्यूब चैनल पर, जैसे मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर काफी टॉपिक्स की क्रैश कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, कि आपके बेसिक थोड़े पता है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें जीके के काफी क्रैश कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियोज अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी आएगा तो कंप्यूटर की फ्री पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये फ्री चीजें हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सीखें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल सिलेबस दिखाने वाला हूँ, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपको कैसे टारगेट लेके चलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो देखेंगे। सीजीएल 2022 टीयर 1, सीजीएल 2023 टीयर 1, दोनों मैथ्स में आप देखेंगे कितने कितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए। यहाँ पे 40 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, 40 इंटू में 25, लगभग 1000 क्वेश्चंस यहाँ पे थे मैथ्स के। और यहाँ पे 39 शिफ्ट्स में था, तो 39 इंटू में 25, यहाँ पे 975 क्वेश्चंस हमारे पास मैथ्स के थे। इसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस, परसेंटेज के 34 थे, रेशियो के पार्टनरशिप रेशियो के 32, एज वाले 5 और पार्टनरशिप के 2, ये तीनों रेशियो में कंसीडर कर ले तो 40, मिक्सचर के 7, एवरेज के 17, प्रॉफिट एंड लॉस के 80, SICI, इस तरीके से वेटेज चल रही थी। राइट, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब धीरे धीरे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन SSC कम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2023 के अंदर DI के सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट वगैरह एग्जामिनेशन में भी यही होता है कि DI के पहले से ही 2 पूछ रहे थे उसके अंदर, तो SSC DI के क्वेश्चन धीरे धीरे कम कर रहा है। और एडवांस मैथ्स की भी अगर मैं बात करूं तो वेटेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे हमारे पास, हाइट एंड डिस्टेंस के ना के बराबर क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योमेट्री के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चंस, एल्जेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के 1.4, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर रेशियो, परसेंटेज। कुछ इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चल रहा है। इतने इतने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब टीयर 2 पे आ जाओ, तो टीयर 2 पे बड़ी अलग वेटेज एसएससी ने रखी। 2022 के अंदर 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 2023 के अंदर सिर्फ 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे वेटेज आप देख सकते हैं किस टॉपिक से लगभग कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं बात करता हूँ 2023 पे ही आ जाते हैं जो रिसेंटली एग्जाम कराया गया, यहाँ पे बड़ी अब्रप्ट सी चीज हुई कि ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी नहीं पूछा। हाइट एंड डिस्टेंस के हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम था तो 2 क्वेश्चन आ गए। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम मिक्स करके लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार हाइट एंड डिस्टेंस ना दे, खाली ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन दे, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन काफी कम वेटेज है, क्योंकि ज्योमेट्री इतना पहाड़ जैसा टॉपिक है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे 2। पिछली बार तो लगभग फिर भी 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो ठीक था। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के लगभग हर एक शिफ्ट में 7 के आसपास सवाल थे। इस बार तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सिर्फ 2 सवाल थे। स्टैटिस्टिक्स के 2 सवाल, प्रोबेबिलिटी 2 सवाल। स्टैटिस्टिक्स भी आप चाहें तो इसे अर्थमेटिक में ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। और ये रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, SICI, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, कुछ इस तरीके से वेटेज रही। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में है मैथ्स में जो है वो है अर्थमेटिक पोर्शन। जैसे कि आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देंगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। काफी डिटेल भी एग्जाम है या और एग्जाम्स हैं, उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते। MTS का एग्जामिनेशन है, GD का एग्जामिनेशन है SSC के अंदर ही, उसके अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है किस पे, अर्थमेटिक सेक्शन पे, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, जब आप पढ़ भी रहे हैं तो आप इस सीक्वेंस में चीजों को कवर कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हटके कुछ और चैप्टर आएंगे, कुछ लोग कहते हैं सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खाली है, आपने इसमें बोट एंड स्ट्रीम नहीं लिखा, रेस नहीं लिखा। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम, वही कॉन्सेप्ट लगते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले। एक इसके अंदर एक टॉपिक होता है आपका रेस के क्वेश्चन जो आते हैं, वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक होता है। ऐसे टाइम एंड वर्क में अगर मैं देखूं, वेजिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम एंड वर्क का पार्ट है। आपका साथ के साथ टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम है, वो भी इसका पार्ट है।
अगर रेशियो मिल रहा है तो एज वाले जो क्वेश्चन है वो रेशियो का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इसी के अंदर इंक्लूड कर रखा है हमने। अब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन कोई एक टॉपिक तो है नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। बेसिक सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन बोर्ड मास वाले जो आते हैं वो हो गए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ही रिकरिंग डेसिमल नंबर वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 6.7 बार प्लस 2.3 बार इंटू 4.5 बार। अब ये सिंप्लीफिकेशन में डाले जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन किसका है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन सा टॉपिक है, ये हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, राइट। तो वेटेज ध्यान रखना ये चीजों, जैसे अलजेब्रा मैंने लिखा है यहाँ पे 3 और 0। अब कहने को तो मैं यहाँ पे अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, और कोर अलजेब्रा में जाऊं तो 0 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कैसे, 2 तो लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक स्टेटमेंट दे रखी थी, 2 लीनियर इक्वेशन बनती, एक ऐसी x + y = u 2x + 3y = समथिंग, ऐसी इस टाइप की 2 इक्वेशन बनती और सोल्व करके आपको आंसर बनाना था। 2 क्वेश्चंस थे इस टाइप के, ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट पढ़ के ऐसी इक्वेशन बनाती। तो ये अलजेब्रा में भी काउंट कर सकते हैं या नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी काउंट कर सकते हैं। तो वो, और एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का था। सिंप्लीफिकेशन का कैसा, a² - b² पे बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे एक मैंने कह दिया 5² - 4² डिवाइडेड बाय 3² - 2², ऐसी करके 1-2 चीजें और दे दी, सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन में भी डाला जा सकता है अलजेब्रा का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से देखिए तो इस बार अलजेब्रा एसएससी ने, अगर मैं कोर अलजेब्रा में जाऊं तो 0 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं है। बाकी अगर हम इसे अलजेब्रा में काउंट करें तो 3 क्वेश्चन, ठीक। तो धीरे धीरे एडवांस मैथ्स का जो एसएससी ने वेटेज रखा है वो कम होता जा रहा है। इस बार वेंडर चेंज होगा, क्वेश्चंस एसएससी भी बताएगा कि कैसे कैसे बनाने हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस कैसी होंगी, उनकी स्टेटमेंट्स कैसी होंगी, जो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी है वो डिसाइड करेगी, वो जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। मे बी नवंबर एंड तक या दिसंबर तक आपको पता चल जाए कौन सी एजेंसी पेपर बनाएगी। अभी तक टीसीएस बना रहा था, तो जो सी भी एजेंसी होगी उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने होंगे मैथ्स के, जिससे कि एग्जाम आप में जब हॉल में आप जब जाएं तो आपको कुछ अलग सा ना लगे कि ये क्या किस तरह का पेपर देना पड़ रहा है। गेटिंग, कैसे एक बिगिनर को प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक आपको समझना चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, तो एक होता है आपका बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले यही टॉपिक कराया जाता है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज कर सकते हैं आप। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका नॉर्मल सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए, उसमें कोई बेसिक नॉलेज अलग से नहीं चाहिए आपको। और एक हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों टॉपिक्स किसी भी टॉपिक में यूज होता है, परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है, कंपाउंड टेस्ट तो पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास करें, उसके बाद एपीजीपी पढ़ लें, उसके बाद नॉर्मल सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए वो पढ़ लें, उसके बाद आप कोर स्टार्ट कर दें परसेंटेज चैप्टर से अपनी चीजों को पढ़ना, ठीक है। परसेंटेज के बाद सीक्वेंस कैसा चलेगा, जो ये सीक्वेंस आप ये फॉलो करेंगे सबसे बेस्ट है। परसेंटेज, उसके से जुड़ा हुआ टॉपिक रेशियो, फिर पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम। ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक का पार्ट। नंबर सिस्टम के बाद यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का भी टॉपिक आता है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ स्टार्टिंग में, मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ ये स्टार्टिंग में डाल लें। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ ये करने के बाद आप फिर परसेंटेज से स्टार्ट करें और यहां तक कवर करें चीजों को। और एडवांस मैथ्स में आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन तक चल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, आप चाहें तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की यहाँ पे कर लें। मैंने इसलिए लास्ट में लिखा क्योंकि टीयर 1 में नहीं आता, टीयर 2 में आता, तो आप लास्ट में टीयर 2 के लिए छोड़ सकते हैं, इसलिए ये सीक्वेंस, क्योंकि टीयर 1 में आपका एडवांस मैथ्स भी आता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब कवर हो जाएगा। चलिए, तो टीयर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो टीयर 1 में नहीं आते, टीयर 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स। वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इसका कंप्लीट कोर्स मैंने यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, आप दोनों चैप्टर्स देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, छोटा सा पार्ट है, मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पे, वो भी देख लोगे तो आपका काम सारा चल जाएगा। एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस बार तो सवाल नहीं था लेकिन अगली बार आ सकता है, तो ये भी आपको टीयर 2 के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से टीयर 2 के लिए एसएससी सीजीएल में भी पढ़ने, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ टीयर 1 जैसा ही है। जीके बिल्कुल सेम है टीयर 1 जैसा,
इंग्लिश की बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका टीयर 2 में आता है अलग से, टीयर 1 में नहीं आता। बाकी सारी चीजें टीयर 1 जैसे ही है, और इस बार वेंडर चेंज होगा तो हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश में टीयर 1 में भी आ जाए। रीजनिंग में स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं टीयर 2 के अंदर, ठीक है। और जीके में कोई चेंज नहीं है, सारा मैं बता ही चुका हूँ। मैथ्स में जो चेंज है टीयर 2 के अंदर ये 3-4 टॉपिक्स आपका एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। वापिस आते हैं, जब भी आप पढ़े मैथ्स तो एक सीक्वेंस में पढ़ें। आप मिक्स मर्ज बैचेस, हर महीने अलग अलग बैचेस जो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, आप कोशिश करें अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका टीचर कंपाउंड टेस्ट आपकी पहली क्लास मैथ्स की ले ले, तो कंपाउंड टेस्ट आप पहली क्लास में नहीं सीख सकते, राइट। हम तो रिकॉर्डेड क्लासेस पे ही फोकस करते हैं ज़्यादा, और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप एक सीक्वेंस में पढ़े, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग होती है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि उनका एप्टीट्यूड ठीक है, वो जल्दी सीख सकते हैं, तो वो वीडियो को 1.5x की स्पीड पे भी करके जल्दी खत्म कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैथ्स में वीक हैं, तो उन्हें एक चीज़ समझने में 2 बार देखना पड़ता है, तो वो लाइव क्लास में कैसे अटेंड करेंगे, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर दिक्कत आती है उन्हें। तो इसलिए हम तो रिकॉर्डेड पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 90% लोग रिकॉर्डेड ही प्रेफर करते हैं, वही हम देते हैं। बाकी जो लोग भी लाइव पढ़ते हैं कहीं से, तो वो ध्यान रखें कि एक सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। अब्रप्टली किसी भी टॉपिक को उठा के ना पढ़ें। आपके पास क्योंकि अभी बहुत टाइम है सीजीएल के लिए, और अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट को भी टारगेट करूं 6 से 7 महीने आपके पास हैं, तो जल्दबाजी ना करें, कम से कम अर्थमेटिक के अपने कंप्लीट नोट्स बनाएं मैथ्स के। जब आप नोट्स बनाते हैं तब भी आप एक रिवीजन कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। आपने चीज वीडियो देख ली, ठीक है, आप वीडियो में जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन आया, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद करो रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। एक रफ कॉपी लेके बैठो, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आया खुद से सोल्व करके देखा, नहीं हुआ टीचर की वीडियो चला के आगे सीख गए, आगे बढ़े, हो गया बहुत अच्छी बात है। फिर टीचर की वीडियो से देखा कि सॉल्यूशन क्या, उन्होंने कुछ नई चीज बताई, कुछ अच्छा सिखाया, ठीक है। ऐसे पूरी वीडियो आपने कवर करी। अगर 1 घंटे की वीडियो तो आप 1 गो में पूरी 1 घंटे की वीडियो देख के उसके बाद सेकंड सिटिंग में नोट्स अपने खुद से पीडीएफ विद नोटेशन से बना सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अपने नोट्स लिखो, जो जो चीजें लिखनी है आपको अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में लिखोगे तो रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। और जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपकी एक सेकंड रिवीजन हो रही है, जो चीज आपने पढ़ ली उसको इंस्टेंटली आप रिवाइज कर रहे हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी चीज की दोबारा से रिवीजन करनी है और फिर आपको अगली क्लास अटेंड करनी है। दिस इज हाउ यू प्रोसीड। अदरवाइज खाली वीडियो देखोगे सब भूल जाओगे। वीडियो कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीजीएल का कंप्लीट कोर्स अगर आपको खाली वीडियोस देखनी है 2 से 3 महीने में सारा कंप्लीट कर सकते हो आप, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, 0, नेट 0, एग्जाम में उसे यूज नहीं कर पाओगे। पेन चलाने की हैबिट डालो, मैथ्स प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। प्रैक्टिस भी क्या, क्लास में जो भी चीज कॉन्सेप्ट बताया उसका क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होता टीचर की वीडियो देखो, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसकी फिर से कंप्लीट एक बार रिवीजन करो, सारे क्वेश्चंस निकालिए सारे के सारे, रफ कॉपी लेके बैठ के रफ कॉपी में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करो। ये नहीं कि जैसे मैं जीके में रीड करते हैं लाइन बाय लाइन सारा रीड कर लिया, उससे कुछ फायदा नहीं। वो रिवीजन मैथ्स में नहीं काम करती, रीजनिंग में वो रिवीजन काम नहीं करती है। आपको रफ कॉपी में सारा का सारा एक एक चीज सोल्व करके देखनी है। दैट्स हाउ यू रिवाइज मैथ्स। एक चैप्टर आपने किसी टीचर से कंप्लीट कर दिया तो अभी आप उसका क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की, उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस उठाए और उसे सोल्व कर दिया। लेकिन ये कब करना है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका। ऐसा नहीं कि एक क्लास देखी बस उससे ये क्वेश्चन ढूंढने लग गए, क्योंकि हो सकता है उसमें सारे टाइप्स आपके कवर ना हो। पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, टीचर ने सारे टाइप्स पढ़ा दिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक था उसके सारे क्वेश्चन सोल्व आप कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की नीड है या नहीं है। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं तो यू डोंट नीड टू solve all the previous year questions, just you solve the teachers notes, teachers questions again and move to the next chapter. Okay, this is how you move and directly shift to mocks once this syllabus is covered. Okay, otherwise if you want to practice previous year questions then you can do it. It totally depends upon you. मैक्सिमम लोगों को जरूरत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, ठीक है। वो भी तब करें जब चैप्टर की 2 या 3 बार आप अच्छे से रिवीजन कर सकें हो जो क्लास में पढ़ाया गया, जिससे कि क्वेश्चन करते टाइम आपको दिक्कत ना लगे। तो दिस इज हाउ यू शुड डू रिवीजन। अभी जैसे जो भी चीजें आपने पढ़ाई एक क्लास के अंदर, जैसे हम जो प्रोवाइड करते हैं मैं उसका बताता हूँ थोड़ा सा, कि मैथ्स के ना हम क्वेश्चंस की शीट बच्चों को अलग से प्रोवाइड कर देते हैं जो भी क्लास में कराए जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि आप यार क्वेश्चंस का ना प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन नंबर्स भी डाले होते हैं, क्लास का ना कौन सी क्लास है वो भी,
और अपनी कॉपी में आपने जैसे क्वेश्चंस की सीट आपके पास है, तो जब फेयर कॉपी में नोट्स बनाओ तो सिर्फ सॉल्यूशंस लिखो अपनी लैंग्वेज में। अरे जब प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन की सीट से आप दोबारा के दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको फेयर कोड नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं है रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। उसमें जो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगी तो उसमें मार्क करते रहो, या सोल्व होने में टाइम लग रहा है ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा है तब भी, और क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तब भी मार्क कर लो, जिससे कि अगले दिन से पहले फिर से उस क्वेश्चन की रिवीजन कर ली। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको हमेशा तकलीफ देंगे, वो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे एक बार के में आपने कर लिया, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी उनमें, ठीक। बाकी ये है कि एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया एक फ्लो के अंदर, उसके बाद उस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चंस की शीट से आपको करनी है, सोल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, मार्क करने हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर को मूव करो, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर उसके सारे क्वेश्चंस दोबारा से एक बार खुद से सोल्व करो। आप दोनों चैप्टर्स को लेके बैठ जाओ, फिर दोनों चैप्टर्स में जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं वो एक बार सारे के सारे फिर से सोल्व करो। तो बार बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन इज द थिंग दैट विल टेक यू फॉरवर्ड, राइट। अगर आप चीजें नई नई सीखते रहेंगे तो ऐसा होगा आप पुरानी भूलते चले जाएंगे, तो पुरानी चीजों का टाइमली रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब मैं बुक की बात करूंगा, तो बुक आपको अगर लेनी है, ठीक है, काफी टीचर्स के क्लास नोट्स की बुक अवेलेबल होती है मार्केट में, आप वो चाहें तो परचेज कर सकते हैं अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप किसी टीचर से कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं, आरबी पे मैथ्स पढ़ रहे हैं मुझसे, या तो आप वहाँ पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर ही जाती हैं, क्लास नोट्स की पीडीएफ बाकी सारी चीजें, तो आप क्लास देखें, अपने खुद के नोट्स बनाए बेटर है, आपको फिर कोई बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हम चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको सबकी देते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। और अभी हम धीरे धीरे काम भी करेंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करें, जैसे हम मिक्स टेस्ट तो आपको दिखाया था सेक्शनल टेस्ट, उसके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम आगे जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अभी ऑलरेडी अवेलेबल है कि जैसे मैथ में आपने परसेंटेज कवर करा हमारी शीट से, उसके बाद एक सेपरेट परसेंटेज का सारे सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप मॉक की तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस की। तो आपको हजारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिटेड कंटेंट आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, उससे आपका काम हो जाता है, ठीक। वरना मार्केट में काफी सारी अवेलेबल बुक्स हैं, बाकी प्रीवियस ईयर की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपने एक बार टीचर के क्लास नोट से कर लिया सब कुछ, आपको लगता है आपके कंसेप्ट सब सीख चुके हो, तो एक प्रीवियस ईयर की बुक पब्लिकेशन पिनाकल और भी काफी सारे पब्लिकेशन के अवेलेबल है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। हमने अभी तक पब्लिश नहीं करी है बुक, ठीक है, हम पीडीएफ ही प्रोवाइड करते हैं अभी तक। अब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो 2023 टीयर 1 की जो चैप्टर वाइज वेटेज है, हर एक शिफ्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2, स्पेलिंग के 2, सिनोनिम्स के 2 से 3, एंटोनिम्स के 3, इडियम्स के 2 लगभग, ग्रामर के मतलब रैंडमली पूछ लेता है कि स्पेसिफिक कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल से रिलेटेड, इस टाइप के भी सवाल आजकल आने लग गए, टेंस से रिलेटेड, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं। एरर करेक्शन के, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3, किसी में 1 से 2, और फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव का लगभग 1 क्वेश्चन, और जंबल्ड सेंटेंस के लगभग 2 क्वेश्चन। कुछ कुछ शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी थे इस बार टीयर 1 में जंबल्ड सेंटेंसेस के, तो थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप रोज का पढ़ेंगे, 4 महीने तक आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी। ग्रामर तो बहुत छोटा ही है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। आप डेली का जब भी अपना टारगेट बनाए इंग्लिश का, तो इट शुड बी मिक्सचर ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यू कांट लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन लिमिटेड टाइम, राइट। आपको अभी से प्रैक्टिस करते टाइम, ये सीखते टाइम में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। टीयर 2 का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो टीयर 2 में इस तरह से चीजें चलेंगी। इतने इतने क्वेश्चंस पिछले साल थे हर टॉपिक से, इस बार एसएससी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार एसएससी ने फिल इन द ब्लैंक्स के काफी क्वेश्चंस पूछे, क्लोज टेस्ट के 4 ही थे, कॉम्प्रीहेंशन के 12 ही क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एरर करेक्शन के और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, जो पिछली बार एसएससी ने सिर्फ 2 और 1 पूछे थे ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट के अंदर, इस बार ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। एरर करेक्शन के 4 और एरर डिटेक्शन के 8 क्वेश्चंस पूछे हैं। वोकैबुलरी का पोर्शन कम कर दिया पिछले थोड़ा थोड़ा। इडियम्स के 2 ही हैं आपके, एंटोनिम के क्वेश्चन नहीं पूछे, सिनोनिम्स का 1 ही क्वेश्चन पूछा सिर्फ, स्पेलिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे, तो वोकैबुलरी सेक्शन कम करके एरर वाला पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ाया है इस बार। तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग, दे कैन चेंज एनीथिंग एट एनी टाइम, यू वोंट इवन नो, so be prepared for everything, all your sections should be completely covered। अब टारगेट कैसे बनाएं, ठीक है। देखो एक चीज तो आप ये कर सकते हो, अगर आप खुद से कर रहे हो, जो हम डेली टारगेट देते हैं उसमें तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हमें कैसे कराना है, सारी चीजें कैसे गिवन टाइम के अंदर कवर करानी है, ठीक है। तो सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप अगर खुद से कर रहे हो तो बुक्स आप कुछ ले सकते हो, जैसे केडी कैंपस की नीतू सिंह मैम की बुक आती है, ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है इंग्लिश के लिए, यू कैन फॉलो डेट।
आप एक वो बुक ले सकते हो। वोकैबलरी के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो, उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर की वोकैबलरी मिल जाएगी। मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, यू कैन चेक दैट आउट, जो शायद मैंने ना देखा हो, ठीक है। तो आप एक सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। बाकी दो जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं बुक्स, वो मैंने आपको बताई, वो बुक ले सकते हैं। डेली का टारगेट बनाएं वोकैबलरी के लिए कि यार दिन का 30 इडियम्स याद करूंगा, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 फ्रेजल वर्ब, 20 नॉर्मल वोकैब, बस इसे चलते रहोगे रोज का 1 से 2 घंटे, या ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो कि अभी डेली ना करके ऑल्टरनेट डे पे ये उठा लिया हमने, और एक ग्रामर 1 से 2 घंटे ग्रामर के लिए दे दिए, और एक दिन ग्रामर कर ली, एक दिन ये वाला काम कर लिया। यही आप 6 महीने 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक। वरना ये भी कर सकते हैं कि ग्रामर और ये दोनों पैरेलली साथ में लेके चल सकते हैं, जिससे जैसे सीपीओ को टारगेट करना है, उसमें मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, या फिर जिसे जल्दी चीजें कवर करनी है, जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, मैथ्स के नहीं आते, तो इंग्लिश का ज्यादा टाइम दे सकते हो आप अभी से, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफी भी आप साथ के साथ सीखते हुए चलें, जो जिन्हें एसएससी स्टेनो का पेपर देना है। तो इंग्लिश ग्रामर का क्या होता है कि दिन का 1 से 2 घंटे देंगे 2 महीने तक, तो आपका लगभग काफी सारी चीजें 2 से 2 घंटे भी दे लो 2 महीने तक, आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही वोकैबलरी के लिए भी है, 2 घंटे रोज का निकाल लो, 2 से 3 महीने के अंदर आपकी वोकैबलरी पे इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, आप कभी किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। दिक्कत लोगों की क्या होती है, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले ना, सबसे ज्यादा उन्हें दिक्कत आती है वोकैबलरी में। इंग्लिश मीडियम से पढ़े लेकिन वोकैबलरी के सारे वर्ड्स याद नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देने बैठे, 50 में से आ गए 35 नंबर या 40 नंबर, उन्हें लगता है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप 35-40 नंबर लेके आ रहे हैं तो कंपटीशन में आप रहेंगे नहीं, आपको 45 प्लस लेके आने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ जो रिक्वायरमेंट एग्जाम की वो सब कवर करनी है। यू कांट लीव अ सिंगल थिंग बिहाइंड, अदरवाइज यू विल बी बिहाइंड, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जो पोर्शन है इसे इग्नोर मत करना, वोकैबलरी वाला पोर्शन, क्योंकि वोकैबलरी आपसे भी नहीं होगी जल्दी से एसएससी की। कुछ टेस्ट में पता चलेगा 35 नंबर आ रहे हैं, कुछ में 40-45 भी आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, एग्जाम में वाले दिन पता चलेगा कि 30 ही नंबर रहेगा इंग्लिश में, वोकैबलरी थोड़ी अच्छी पूछ ली, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे उस केस में, राइट। तो यू नीड टू कवर एवरीथिंग, चाहे हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, करना सब कुछ है, ठीक है। बस ये है कि इंग्लिश मीडियम वालों को जल्दी चीजें समझ आ जाएंगी, ग्रामर के रूल्स जल्दी समझ आ जाएंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा टाइम लगेगा। अब रीजनिंग की बात करते हैं। 2023 टीयर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना होता, एक बार आपने सीख लिया आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जो बेसिक ट्रिक्स वगैरह है वो टीचर समझा देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है आपकी, एक बार कोडिंग्स में सारे कोड्स आपने याद कर लिए, जैसे ए का 1 बी का 2, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। रिवर्सल वाले वो सारे के सारे एक बार कोड्स याद कर लिए, उसने आपने जो टीचर्स ने कराए वो सारे बेसिक जो इंपॉर्टेंट सीरीज हैं कोडिंग की जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर कर लिए, ठीक है। तो आपका काम हो जाता है, बट आपको टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत टाइम मांगते हैं, नंबर सीरीज वाले खास तौर पर, तो इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर एनालॉजी हो गया, ये सारा सिमिलर सा हिट चीजें हैं, ठीक है। कैलेंडर एक बार आपने वीडियो देख ली, एक बार कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 1 से 1.5 घंटे की क्लास आपने कैलेंडर की अगर देखी है तो उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ नहीं करना। डिक्शनरी एक बार आपने पढ़ लिया, कोई आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी कर लो, आधे लोग तो खुद भी कर लेंगे डिक्शनरी क्वेश्चन बिना किसी क्लास के, ठीक है। सीरीज वाले अल्फाबेट सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एक बार सीख लिया आपने, आप कर लोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं है, ठीक है। लेटर क्लस्टर ये भी हो जाएगा। ओड बनाउट ये एक तरीके से सीरीज वाला ही पार्ट आ जाता है यहाँ पे, कि डिफरेंट चीज आपको ढूंढनी पड़ती है कि एक सीरीज दे रखे है, कौन सा पार्ट सीरीज का नहीं है वो फिल्टर करना। तो ये सिमिलर सी चीजें हैं, ये एक ही कोई भी एक चीज प्रैक्टिस करते हो आप, बाकी सारी चीजों की ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है, इन्हें सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला सिंपल होता है, एक बार चीजें समझ ली एग्जाम में हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। साइन इंटरचेंज वाला ये भी हो जाता है। साइलोजिज्म एक बार पढ़ लिया आपने तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये एक बार की में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर फिगर वाले सारे क्वेश्चंस एक बार आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिए तो इनमें कभी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस मांगती हैं आपकी चीजें, एक तो सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे, ठीक है। सेट्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। वर्ड पेयर भी एक बार अच्छे से कर लिया तो हो जाता है। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क हो गया, मिसिंग टर्म निकाल। देखिए ये चार पांच चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस बार काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस नहीं थे शायद, काउंटिंग फिगर में भी एक बार टीचर से आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसकी भी नहीं चाहिए, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। ये टीयर 1 का है।
उसके बाद टीयर 2 में कुछ 2-4 चीजें आपकी और बढ़ जाती हैं, जैसे ये टीयर 2 का इस बार का क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आने लग जाएंगे आपके। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड आपको नहीं होती, ठीक है, ये जल्दी हो जाता है सेटिंग अरेंजमेंट। एसएससी का उस लेवल का, बैंकिंग लेवल का नहीं आता है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड रीजन, स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो अलग से टीयर 2 में जुड़ते हैं और इसमें आपकी प्रैक्टिस लगती है। जिन लोगों का एनालिटिकल पार्ट बहुत अच्छा होता है उन वो लोग एक बार की में समझ के कर लेते हैं। जिन लोगों की स्कूलिंग अच्छी इतनी नहीं होती, जिनके बेसिक्स मतलब एनालिटिकल पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उन लोगों को इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, लेकिन ये आप जब करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक। ये टीयर 2 में एक्स्ट्रा एडिशंस थे। रीजनिंग के कोर्स की बात करूं, आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो 40 से 50 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाता है, ठीक है। टीयर 1 के लिए 50 घंटे मैक्सिमम मान लो कोर्स, उसे कवर करने के लिए 50 घंटे का कोर्स है तो मैक्सिमम 100 आवर्स, ठीक है। तो दिन का 3 घंटे भी निकालोगे आप तो 2 महीने में तो बहुत ही आराम से 2 घंटे भी निकालोगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो टीचर ना भी पढ़ाए तो भी आप खुद से कर लेते हो। तो वो जैसे डाइस वाले क्वेश्चंस हो गए, एक बार टीचर ने बता दिया, से 2 घंटे की टीचर ने क्लास ली, सारे डाइस के टाइप्स वगैरह सब कुछ कराया, तो आप चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर उसे 1 से 1.5 घंटे में कर लोगे। एक बार आपने इंपॉर्टेंट 3 चीजें लिख ली, खत्म हो गया। कैलेंडर है, ठीक है, क्लास करवाई टीचर ने 1 घंटे की, आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के वो 45 मिनट्स में खत्म करी, जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए आधे घंटे में वो नोट्स बना लिए, तो 1.25 घंटे में कैलेंडर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही मान के चलो मैक्सिमम 100 आवर्स के अंदर आपका जो आप टाइम दोगे रीजनिंग को 100 आवर्स, उसमें बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग आपकी खत्म हो जाएगी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। जीके के अंदर 2022 टीयर 1 की वेटेज आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन, और अगर 2023 की देखूं तो इतना, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस तो साइंस के आते हैं टीयर 1 के अंदर, जो कि कभी भी चेंज हो सकती है वेटेज। इकोनॉमिक्स के कभी कभी जनरली 2 क्वेश्चंस के आसपास आप देखोगे, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री के लगभग 4 क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट भी बहुत ज्यादा, ज्योग्राफी भी काफी वास्ट है। पॉलिटी के 2 क्वेश्चंस, मिसलेनियस के आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आप मान के चलें, जिसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ गया, आपका डांस फॉर्म्स आ गए और बाकी सारी चीजें आ गई। और करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपके टीयर 1 में पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स का काफी लोग बोलते हैं क्या करें, देखो मंथली करंट अफेयर्स तो हम यूट्यूब पे डालते हैं, अभी के लिए आप वही करते हुए चलो। और करंट अफेयर्स की ना हम एक ई बुक भी देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी एग्जाम होगा उससे पहले हम अपडेट करके ई बुक आपको दे देंगे 1 महीने पहले, उससे आप करंट अफेयर्स कवर कर लेना, बाकी सारी चीजें करते रहो, ठीक है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स। टीयर 1 में ये सवाल है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप पूरे साल भी पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अभी मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ, करंट अफेयर्स बहुत पुराने पुराने भी पूछते हैं। आप सोचें कि आपका जैसे अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा अगर, या सितंबर में होगा, तो आप उससे 2 महीने कि अगस्त के भी पढ़ रहे हैं आप, जून जुलाई के भी पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैं एक बार आपको सिलेबस की तरफ ही लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम देखें तो टीयर 2 के अंदर 2022 में 4 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, और इस बार भी हमारे करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस थे टीयर 2 के अंदर, ठीक। अब जो टीयर 2 के क्वेश्चंस थे इस बार का मैंने एनालिसिस किया। आपका एग्जाम कब हुआ था, यह आया था सितंबर 2023 में एग्जाम हुआ। सारे क्वेश्चंस 2022 के थे, 5 के 5 क्वेश्चन, जिसमें से सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। 2023 के थे ही नहीं, ठीक है। हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक थी, एक बच्चे ने मुझे बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी में से थे, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, हो सकता है ज्यादा ही हो, 5 में से 3 तक तो आराम से हो सकते हैं उसमें से, ठीक है। बाकी 5 में से 5 क्वेश्चन रेयरली किसी ने करे होंगे, ठीक है। एक बच्चा है इस बार जिसके मेंस में जो इस बार रैंक 1 आएगा, उसके मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जनरली मैथ्स में स्कोर करना आसान होता है ना। जो इस बार मेरे हिसाब से 2023 के अंदर रैंक 1 आएगा, उनके जीके में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स है, डेट इज वेरी एक्सेप्शनल चीज। लेकिन उनके मैथ्स में कितने नंबर है, 73, ठीक है। और मैथ्स का पेपर आपका 90 मार्क्स का होता है और जीके का आपका नंबर पेपर होता है 75। तो मैथ्स में नंबर कम, बट जीके में 75। और बाकी हमारे सर्वे में जो एनालिसिस किया था मैंने ये भी देखा था कि 71 के आसपास टोटल
जो जीके में हाईएस्ट गए हैं, तो लोग टीयर 2 में लेके आते हैं 25 में से इतने नंबर। ठीक है, इस बार पेपर जीके का कंपेरेटिवली इजी था पिछले साल के कंपैरिजन में। बाकी वेटेज आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी के लगभग 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3, फिजिक्स के 2, इकोनॉमिक्स के 4, ज्योग्राफी के 3, हिस्ट्री के 3, पॉलिटी के 2, मिसलेनियस का 1। मिसलेनियस स्टैटिक वाला पार्ट टीयर 2 में पिछले साल भी नहीं पूछा था इन्होंने, इस बार भी नहीं पूछा जीके के अंदर। चले, तो इस सारे सब्जेक्ट्स हमें सब कुछ पढ़ना है, हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इकोनॉमिक्स का टोटल सब्जेक्ट छोटा है। हिस्ट्री के कंपेयर करूंगा तो हिस्ट्री से तो आधा है इकोनॉमिक्स, है ना, और इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, या पॉलिटी भी हिस्ट्री से काफी छोटा है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़े वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री सबसे ज्यादा वास्ट है। ठीक है, टीयर 1 में तो हिस्ट्री के लगभग 4 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, लेकिन टीयर 2 में हिस्ट्री की वेटेज थोड़ी सी कम रखी हुई है, बट इट कैन चेंज। कैसे जीके सेक्शन को टैकल करें? देखो, सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट्स को कवर करें जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं जीके के अंदर अपनी ग्रेजुएशन टाइम पे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट कर पा रहे हैं। जब आप मॉक देंगे तो उनमें कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो आपके जीके के अटेम्प्ट होंगे। ठीक, बाकी जैसे हम करते हैं, हम जो अपने कोर पेड यूजर्स हैं उन्हें जीके की क्लास नोट्स की ई बुक दे देते हैं, जिससे कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े जीके के। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा टाइम आपका सेव कर देता है, क्योंकि जीके में कोई प्रैक्टिस वाली चीज तो है नहीं। नोट्स में आपके पास पीडीएफ सामने होती है, क्लास चल रही होती है, तो फटाफट से आपको कुछ लिखना होता है तो उसी में नोट डाउन कर लो, वरना उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो कम टाइम में आप प्रिपेयर कर पाते हैं। तो बाकी वरना आप खुद से भी नोट्स बनाए कहीं और से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीके के अपने नोट्स बना के अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए। जीके में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी चीज आपने पढ़ी क्या उसे रिटेन करा। अगर आपने जीके की वीडियो देखी एक और आपने उसका रिवीजन नहीं किया, उसे याद नहीं किया अच्छे तरीके से, वो इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। बायोलॉजी की मैं आपको क्लास दे दूं, अलग अलग टर्म्स आएंगे, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा या वटएवर, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, आपने सुन लिया क्लास के अंदर, क्या आप उसे यूज कर पाएंगे एग्जाम में? कभी भी नहीं। अगर 1 घंटे की आप क्लास ले रहे हैं तो उसे याद करने में खाली 3 घंटे लगेंगे आपको। क्लास लेने के बाद एक एक चीज को याद रखने में दिमाग, ठीक है, 2 से 3 घंटे जाएंगे, और उसमें नोट्स भी बनाने होंगे तो 1 घंटा हो। ठीक, तो लगभग जीके में ये होता है 1 घंटे की क्लास आपने देखी, लेकिन उसे याद रखने के लिए उसे 3 गुना मिनिमम टाइम जाता है आपका लर्निंग पे। तो बी पेशेंट, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से याद करके अगली क्लास देखो। ऐसा नहीं करो कि बायोलॉजी की मैंने क्लास 1 तो देख ली, उसे याद किया नहीं और मैं बायोलॉजी की क्लास 2 देखने बैठ गया। जब क्लास 2 देख के आप आगे बढ़ोगे, क्लास 1 का कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको अगर आपने याद नहीं किया। तो एक एक चीज को याद करते हुए चलो जीके सेक्शन में, और यकीन मानो, देखो करंट अफेयर्स तो हर साल चेंज होंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन जो ये मिसलेनियस पार्ट है या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये कभी बदलेगा क्या? ये कभी भी नहीं बदलने वाला, ये यही रहेगा। तो आपने मान लो अभी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो एग्जाम दिया, बाई चांस आपका 1-2 नंबर से रह गया, उससे अगला एग्जाम जब आप देने जाओगे तो क्या ये सब्जेक्ट बदल जाएंगे? नहीं। तो लेकिन जो आपने यहाँ पे पढ़ी है इन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, वो आपका यूज होगा। और सीजीएल में तो टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से इन सब्जेक्ट्स को अपने कवर करो कि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में, बायोलॉजी आपको से अगर सीखने में 60 घंटे लगे याद करने में पूरी की पूरी, तो आप एग्जाम टाइम में इसे 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज कर पाओ, इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के 1 वीक के अंदर हमें पूरा, जितना भी हम पूरे साल भर में पढ़ते हैं वो 1 वीक में ही रिवाइज करना है हमें। वो कब होगा? जब हम अच्छे तरीके से चीजों को याद करेंगे, वरना रिवीजन के लिए 3-3 महीने ले जाओगे आप, एग्जाम आ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर जो बच्चे कहते हैं ना सर आता तो था लेकिन कर नहीं पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने रिवीजन इतनी ज्यादा नहीं करी कि एग्जाम में वो आपको पढ़ के लगा, हाँ सुना सुना है लग रहा है, लेकिन आंसर कैसे बताओगे? वो पता ही नहीं आपको। तो बहुत जरूरी है ऐसे मैथ्स में प्रैक्टिस, रिवीजन। आप 1000 तरह के क्वेश्चन सोल्व ना करो, लेकिन 100 तरीके के क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए आपने वो एक बार कर लिए और उसकी मल्टीपल रिवीजन कर ली, तो एग्जाम में देखते ही आप ये फिल्टर कर पाओगे कि यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में अटेम्प्ट या नहीं कर सकते। तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग जो कहते हैं वो कहां से आती है? आर्ट ऑफ स्कीपिंग आती है रिवीजन से, क्योंकि आपको तब देख के पता चलता है क्वेश्चन ये आपने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, जब आपने उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी हो। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए तो आप देख के ये भी बता सकते हैं कि मैं इसे टाइमली कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है, आपको लगता है आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी, आप देखते हो हर बार मुझे इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग रहे हैं, आप एग्जाम में देखो छोड़ो चलो यार इसमें तो बाद में करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगता है मुझे, नहीं। और आपने ऊपर ऊपर से बस वीडियो देख ली, अब हुआ क्या एग्जाम में आया, अच्छा हाँ ये तो देखा दिखाया ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, इसे सोल्व कर लेता हूँ चलो बैठ के,
सोल्व करने बैठे, फिर भूल गए यार आगे इस स्टेप के आगे क्या होता था इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब क्या करूं, फंस गए। 4 मिनट लगा दी, वो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा था लेकिन नहीं हुआ, इसके चक्कर में जो आगे और इजी सवाल आते वो भी छूट गए, है ना। तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग इज नथिंग बट इट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कंप्लीटली रिवाइज द होल सिलेबस एंड हाउ आर यू एबल टू फिल्टर द क्वेश्चंस, राइट। तो आपको फिल्टर करने हैं, दैट्स इट। एग्जाम में आया, पढ़ा हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, हमने देखा कि 2 मिनट से मतलब 1 मिनट से कम में हो सकता है तो कर लिया, 1 मिनट से ज्यादा लग रही है, पढ़ा हुआ है तो भी लास्ट के लिए छोड़ दिया, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पता तो है ना एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो आप आगे बढ़ोगे। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग इज नथिंग बट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड रिवीजन कि कितनी बार आपने रिवाइज करा है। जीके की चैप्टर वाइज क्विजेस भी हमने आरबी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी डाली हुई है, फ्यूचर पता नहीं है पेड होंगी या नहीं, बट अभी के लिए आप क्विज फॉर्म में स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन क्विज फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पीडीएफ की कंपाइलेशन, वो पीडीएफ कोर्स होता है आरबी का, वहां पे 199 का उसमें मिल जाएगी, वरना जो आप कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं उस सब्जेक्ट की साथ उसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ फ्री रहती है। जैसे यहाँ पे हमने खोल दिया, तो जैसे CHSL टीयर 1 के, ये स्टैटिक वाली शायद खोली हुई है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन MTS के, CGL 2023, CHSL 2023, ये सारा का सारा आपको इसके अंदर मिलता चला जाएगा। ई बुक आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, हर साल मोर और लेस सिमिलर से टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले एसएससी सिर्फ ये पूछा करता था कि भैया ये डिस्कवरी किसने करी या ये इन्वेंशन किसने करी, फिर ये पूछने लग गया कि ये इन्वेंशन जिसने करी वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं। एक बार शायद ये भी पूछ लिया था कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती रहेंगी, बट एक बार आप मोर और लेस बेसिक कोर्स कवर कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एक बार टॉपिक, जीके में क्या होता है कि आप बाकी सेक्शंस में कहता हूं कि आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि जीके आप हमेशा टीचर से पढ़ें। खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, मन नहीं करता है। एक बार कोई टीचर सामने आके आपको बोल के समझा दे तो चीजों में इंटरेस्ट भी बनता है और आप अच्छे से कवर भी कर पाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज टेक जीके कोचिंग, और आपको जीके टीचर से पढ़ लेना चाहिए। आज के टाइम में तो कोचिंग फीस इतनी ज्यादा कम है तो यू कैन अफोर्ड इट, राइट। आरबी पे अभी किसी भी कोर्स पे आपको लगता है कि यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कह सकते हैं कि सर मेरे को ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, अभी मेरी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, तो वी विल हेल्प यू आउट आरबी के कोर्सेज के लिए। बट एक बार अच्छे से आप सारी चीजें जरूर कवर करके जाएं, कोई भी अपनी तैयारी में कमी ना छोड़ें। एक कंप्यूटर जो आप टीयर 2 के लिए पढ़ेंगे, उसके अंदर कंप्यूटर की आरबी यूट्यूब चैनल पे ही एक फ्री प्लेलिस्ट है, ठीक है। मैक्सिमम लोग 70% जनता टीयर 2 में यहीं से देख के गई है, सब अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं। इस बार 2022 में भी सिमिलर चीज हुई थी, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट तो है, उसके साथ फ्री ई बुक भी अवेलेबल है, जिससे कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, वो टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, वहां से आप देख सकते हैं। टीयर 2 के लिए, टीयर 1 से पहले, जब जीके कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखना कंप्यूटर, उससे पहले जरूरत नहीं है अभी। और मॉक्स का क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप जो बिगिनर्स हैं वो 15 दिन में एक मॉक लगा के अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि क्या चल रही है। उसके लिए 2023 टीयर 1 के पेपर्स जो हमने डाले हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में, वो दे लो, ठीक है। कोई नए मॉक लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने वो अभी तक सोल्व नहीं किए हैं, या 2022 के दे सकते हो, से आपने CGL 2023 के पेपर सोल्व कर लिए हैं, दे रखे हैं, पहले आपको आइडिया है, वीडियोस देख ली, मैंने वीडियो सॉल्यूशंस कराए उसके, आपने वो देख लिए, तो आप CHSL वाले दे सकते हैं जब मॉक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या CGL 2022 वाले आपने प्रैक्टिस नहीं करे तो CGL 2022 वाले भी मैं डलवा दूंगा मॉक्स एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो दे लेना, ठीक। उससे भी आप जज कर सकते हैं। जनरली अभी आप 15 दिन में एक मॉक दे लें तो भी ठीक है। जब आपका 70% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, से आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया, रीजनिंग कंप्लीट हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, जीके आपका बचा है क्योंकि थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा, तो ये 3 सेक्शन भी हो गए, तो आप डेली बेसिस पे मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मैथ्स में या 80% तक आपने मैथ्स कर लिया, रीजनिंग और इंग्लिश तो जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगी, और जीके में आपने 2-3 सब्जेक्ट्स पूरे कर लिए, तो आप मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो क्या है, जब 70% हो जाए तो मैंने यही लिखा है कि हफ्ते में एक मॉक दे लिया, 90% सिलेबस कवर हो जाए तो हफ्ते में 2 दे लिए, जब पूरा एग्जाम से पहले जब एक बचा रहा है तो डेली का एक मॉक दे लिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। मॉक में प्रीवियस ईयर के मॉक्स तो है ही अवेलेबल, बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रीवियस ईयर का मॉक दे लिया और एक दे लिया हमने नया मॉक, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के मॉक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट आरबी वेबसाइट पे अवेलेबल है, न्यू मॉक्स भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं।
हमने आरबी एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, कुछ टाइम पहले बनाए थे हमने मॉक 2023 के लिए, लेकिन 2024 के लिए भी उसमें कोई अपडेट हमने नहीं करने का मतलब है, क्योंकि फायदा नहीं है। वो अभी बनाए हुए रिसेंटली 2-3 महीने में ही सारे के सारे मॉक्स बने हैं, और उसके बाद उसे 2024 का नाम करके भी दे सकते हैं, वरना 2024 वाला जब एग्जाम आना होगा उससे 2-3 महीने पहले लॉन्च करें तो वो बेस्ट रहता है। अब मॉक्स में क्या चेंज होगा अगर एग्जाम भी होगा, तो इट इज ओनली करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस साल के डाल दिए हैं उसमें, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। आरबीआई वेबसाइट पे आप मॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, 149 रुपीज का प्राइस है टीयर 1 के मॉक्स का, और टीयर 2 के मॉक्स का प्राइस भी 149 रुपीज ही है। तो अभी आप, अगर आप बिगिनर नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो टीयर 2 वाला, और वरना टीयर 1 वाला, ठीक है। इस बार अगर मैं बात करूं 2023 की, तो वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट मॉक्स आरबी के रहे, जहां और मॉक टेस्ट सीरीज ने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत इजी रखा था, तो आरबी का लेवल मेंटेन था मैथ्स का भी, बाकी सेक्शंस का भी, जिसमें बच्चों को जब एग्जाम में गए तो उन्हें थोड़ी कम दिक्कतें आई। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, इसमें आपको क्या मिलता है, 30 मॉक मिलते हैं आपको, उसके अलावा 5 सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो एक तरीके से 35 आपको मॉक्स मिल जाएंगे। इसके अंदर हम सेक्शनल मॉक्स और ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के तो सेक्शनल मॉक्स आप दे ही सकते हैं, जो टॉपिक सब्जेक्ट आपको कवर होता है उसके सेक्शनल मॉक्स आरबी में फ्री अवेलेबल हैं। बाकी प्रीवियस ईयर वाले, न्यू वाले मॉक टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। टीयर 2 वाला जो है, इसके अंदर 10-20 तो सीजीएल के मॉक्स हैं मेंस के, 10 सीएचएसएल के भी हमने डाल दिए थे, क्योंकि हल्का सा पैटर्न अलग होता है सीजीएल और सीएचएसएल का, कि जैसे जीके में यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 20 होते हैं सीएचएसएल मेंस में, और 5 सेक्शनल मॉक्स हमने डाले थे मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक। तो यू कैन गिव देम इफ यू वांट। और साथ के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 मॉक टेस्ट सीरीज आप हमेशा रखें, एक आप आरबी की ले सकते हैं और बाकी एक किसी और वेंडर की टेक्स्ट बुक की, या किसी भी वेंडर की, ओलिव बोर्ड है या सुपर मॉक्स हैं, या फिर कोई और जो आपको पसंद करते हो, वो मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज करके अपना मॉक्स दे सकते हैं। सिंगल मॉक टेस्ट सीरीज कभी फॉलो नहीं करनी, कभी खाली आरबी की भी नहीं मैं कह रहा कि हमेशा फॉलो करो, एक सिर्फ आरबी के मॉक्स, तो 1, 2 या 3 भी अगर आप जाना चाहें तो वैरायटी ऑफ चीजें मिल जाती हैं, कि आप अलग अलग हैंड से बने हुए मॉक्स आपको मिल जाते हैं, तो उसमें अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तो बेटर रहता है, आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाते हैं। कैसे मॉक दें, पहले इंग्लिश जीके का देना है, फिर जीके इंग्लिश, मतलब इन फर्स्ट पे या तो पहले इंग्लिश दे लो फिर जीके दे लो, या फिर जीके दे लो पहले फिर इंग्लिश दे लो, फिर तीसरे नंबर पे रीजनिंग और चौथे नंबर पे मैथ्स। ये सीक्वेंस मेरी बात मान लो, इसे ही फॉलो करो। आप बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट सीक्वेंस है, इसी की हैबिट डालो, आगे जाके यही यूज करते रहो। जब मॉक दो तो आर्ट ऑफ स्किपिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो क्वेश्चन नहीं आता वो छोड़ना है, जो क्वेश्चन आपको लगता है देख के ज्यादा टाइम लेगा वो छोड़ना है, बाकी आप सीक्वेंस में करते चले जाओ। जीके और इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो एक बार की में, या तो आपको आता है या नहीं आता, आप करते चलोगे। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट होगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ज्यादा टाइम उसमें भी सोचने में मत लगाओ, देख के जो फर्स्ट हिट करे आपको उस ऑप्शन के साथ मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आप लास्ट के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट के लिए छूटेंगे, और मैथ्स में डिपेंड करता है लेवल क्या है, तो कुछ लोगों के 8-10 क्वेश्चन भी लास्ट के लिए छूट सकते हैं, कुछ लोगों के 2-3 ही छूटेंगे, ठीक है। और सेकंड राउंड में फिर ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। सेकंड राउंड में भी वो क्वेश्चन हम पहले सोल्व करते हैं जिसकी आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, कि मैं सोल्व कर ही लूंगा। जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिक बेस्ड होते हैं, आपको क्या करना है उसमें लगाना है लॉजिक। अब लॉजिक बड़ी वैसी चीज हो गई कि हो सकता है क्लिक कर जाए, हो सकता है 10 मिनट क्या 1 घंटा दे दूं तब भी आपको उस क्वेश्चन का लॉजिक स्ट्राइक ना करे, राइट। तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूं कि मैथ्स में अगर वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप वो पहले सोल्व करें। मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑफिसर बैच यूजर्स के लिए फ्री रहती है मॉक टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। चलो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, इसे आप फॉलो करते रहें। कोशिश करें कि अभी आपका मई एंड तक या जून तक अपना पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर लें, ज्यादा चीजें छोड़ के ना चलें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एक बार एग्जाम स्टार्ट होने लग गए तो ये आपका माहौल बन जाएगा, ठीक है। अब आप लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, अभी ढीले पड़ जाएंगे, 3 से 4 महीने, पता चलेगा एग्जाम पास आ गया, फिर भी आप सारे टॉपिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम कितना भी दे दो, मैं आपको 5 साल का टाइम भी दे दूं ना अगर सीजीएल की प्रिपरेशन में, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 5 साल भी इनफ नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो रूटीन नहीं बना है, ठीक है। तैयारी 6 महीने में भी हो जाती है, 8 महीने में हो जाती है, और 1 साल में भी नहीं होती। तो यू हैव टू स्टडी विद फोकस। अभी टाइम है, सही तरीके से यूज करते हुए अपनी पढ़ाई में लगाओ। कोशिश करो जल्द से जल्द अपना सिलेबस जून जुलाई तक मैक्सिमम अपना फाइनल अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस खत्म कर दो, जिससे कि लास्ट में सिर्फ आपको रिवीजन देनी हो, मॉक देनी हो,
तभी आप बहुत बेहतर आगे तक पहुंचेंगे। ठीक है, बाकी मैं अब आगे अपने कोर्स के बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने डेली टारगेट देना भी स्टार्ट कर दिया है। ऑफिसर बैच के अंदर एक नया टारगेट ग्रुप हमारा स्टार्ट होगा, डेट इज 15 नवंबर से, जिसके अंदर हम आपको डे 1 से सारी चीजें बताएंगे कि डे 1 पे आपको ये क्लासेस देखनी है, इसका इतने घंटे का वीडियो कंटेंट है, इसे कवर करने में आपको लगभग इतना टाइम लगेगा, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ये चीजों का ध्यान रखें। तो एक टारगेट ग्रुप इस चीज के लिए होगा। दूसरा एक ग्रुप होगा जिसमें आप जनरल क्वेरीज अपने टीचर से, मुझसे, बाकी लोगों से, एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि आप तैयारी में ये ना लगे आप अकेले हैं। ठीक है, क्योंकि अकेला इतना लंबा सफर तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब जब हम ग्रुप में तैयारी करते हैं तो ये होता है कि कुछ लोगों की कनेक्टिविटी बन जाती है, आपस में कोई क्वेरी आई पढ़ते टाइम, साथ के साथ आपने पूछ लिया किसी से, है ना, साथ के साथ आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो इजी रहता है। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर तो, व्हाट्सएप नंबर तो हमेशा अवेलेबल होता है, आपको कोर्स के इंक्वायरी के लिए कुछ भी पूछना है तो 7303666097। ठीक है, इस नंबर पे आप हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स हमेशा पिक नहीं होती हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें समझा पाना आसान होता है। और बाकी आप कहेंगे आपकी कॉल पे बात करनी है तो आप बोल दीजिए, तो हम कॉल बैक भी कर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप हमेशा व्हाट्सएप करें, किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप करें, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा हमारी टीम के द्वारा। ठीक, और क्वेरी भी आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरी क्वेरी ज़्यादा है, मेरे को मतलब कवर नहीं हो रही, तो ये नंबर आपका हमेशा रहेगा, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं पेड कोर्स यूजर्स के लिए। ठीक, और इसके अंदर जो हम ऑफिसर बैच लेके आए हैं, देखो इसके अंदर आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग का कंप्लीट कंटेंट तो है। टियर 1 आपका क्लियर हुआ तो टियर 2 के लिए कुछ जो लोग एओ की कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका एओ का बैच भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके लिए भी आपको अलग से पे नहीं करना है। मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, आगे जाके और भी मॉक्स आएंगे टियर 2 के लिए। ठीक है, तो उन लोगों को जो खाली मॉक परचेज करेंगे उन्हें अलग से परचेज करने पड़ेंगे अगले साल, अगर वो एग्जाम के उस टाइम तक, क्योंकि ये तो आपके 30 मॉक्स हैं, ये आप अभी खत्म कर देंगे 2-3 महीने में, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो ऑफिसर बैच यूजर्स हैं उनके लिए जो नए मॉक्स आएंगे वो भी उसमें फ्री रहेंगे, तो वो वाले मॉक्स भी सारे के सारे दे पाएंगे। बाकी हम कुछ भी आगे जाके चीजें अपडेट करते हैं वो सारी की सारी चीजें ऑफिसर बैच में मिलती रहेंगी। सारी पीडीएफ जो चैप्टर वाइज हमने बनाई है उन सबका एक्सेस यहाँ पे रहता है। टियर 1 टियर 2 की कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से करना चाहें तो अपने हिसाब से, अदरवाइज अगर हम टारगेट्स देंगे, हमारे टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो लिमिटेड 7 to 8 मंथ्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से विद रिवीजन हो जाएगी। ठीक, तो इसमें हमने 2 वैलिडिटी रखी है, एक है 9 मंथ्स वाली जिसमें आप कंप्लीट सिलेबस सब कुछ कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये इनफ है। ठीक है, 9 मंथ्स में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आपके बेसिक ठीक है, तो कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये 1999 का है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मेंस तक आपके पास कोर्स का एक्सेस रहे, कंप्लीट तो आपको 8 से 9 महीने में करना ही है पहले ही। ठीक है, लेकिन ये होता है कि लास्ट में भी एक्सेस है, कोई वीडियो देखनी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप 15 मंथ्स वाला भी प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, डेट इज फॉर 2499। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में लेके चलता हूँ, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, क्लास की पीडीएफ्स, क्लास नोट्स, वो सब भी अवेलेबल होता है। डेली बेसिस पर टारगेट्स भी आपको देते हैं कि सर आपको क्या क्या करना है, आपको कहाँ से मॉक लगाना है, क्योंकि हमारे पास मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। वी हैव एवरीथिंग that you need in your preparation and that you will need in your preparation. जस्ट इन केस एग्जाम में पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं, पैटर्न तो नहीं बदलेगा, खैर क्वेश्चन बैंक अगर कोई और एजेंसी प्रोवाइड करती है तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सब कुछ देने के लिए। आपने एक बार पेमेंट करी तो उसका मतलब ये नहीं कि बार बार आपको पेमेंट करनी है। एक बार आपने ऑफिसर बैच परचेज किया तो सब कुछ जो भी आता रहेगा ऐप पे वो आपको मिलता रहेगा, आपको उससे किसी और चीज के लिए अलग से पैसे कभी भी हम डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बच्चे जब जुड़े तो उसे बार बार भटकना ना पड़े, यार अब ये इस चीज से इस टीचर से करूं, ये वाली चीज उस टीचर से करूं, अलग अलग जगह पे। अब ये वाला प्री का कोर्स खत्म हो गया तो मेंस का अलग से परचेज करूं। ठीक है, प्री और मेंस में ज्यादा फर्क है ही नहीं, तो अलग से मेंस का कोर्स कैसे होगा। तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, आगे तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की क्लासेस जो अभी हुई थी 2023 के लिए वो भी सारी की सारी अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइमली पुश, डेली मोटिवेशन, डेली के बेसिस पे आप कैसे चलते रहे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, या फिर कोई भी क्वेरी है वो सारी की सारी आपके टारगेट्स ग्रुप्स के थ्रू रिजॉल्व हो जाती है, तो सब कुछ आप वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरे को ना मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, मेरे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे को से मैथ्स पढ़ना है खाली, राइट, आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्राइसेस थोड़े कम रखे हुए हैं। जैसे मैथ्स अगर आप कंप्लीट करते हैं, आपके बेसिक्स ठीक ठाक है, तो 9,999 में आप 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं द्रोणाचार्य में। इसके अंदर मैथ्स की तो सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, रीजनिंग का कोर्स भी इसके साथ फ्री मिलेगा आपको, जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पीडीएफ है लास्ट 3 इयर्स के वो भी आपको मिल जाएंगे। मॉक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है,
ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका इससे भी कवर कर सकते हैं आप, और जिनका बिल्कुल बेसिक से करना है तो वो 1 साल वाला लें, वो बेटर रहेगा, वरना आपको एक्सटेंशन का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। खाली जीके पढ़ना है तो जीके का कोर्स आप अलग से परचेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है, ऑल्दो आई रिकमेंड ऑफिसर बैच फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, और टारगेट से आप अलाइंड रह सकें, क्योंकि टारगेट जो होते हैं कोर्स के अंदर से होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जैसा बताया जाए वैसे ही रहे। मेरे को भी पता रहेगा जो आप लोग पढ़ रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची, किस लेवल की, अब हमें उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक। तो अभी एक ऑफर भी चल रहा है, SSC 2024 अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा सभी कोर्सेज में। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।